बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम सैम्पलिंग में नकल पढ़ रहे थे, सैम्पलिंग के तरीक़ेकार पढ़ रहे थे लास्ट टाइम हम। उसमें हमने प्रोबेबिलिटी के 4 तरीके पढ़े थे। प्रोबेबिलिटी का तरीका कौन सा तरीका कहलाता है? इम्कानी तरीका, जिसमें तमाम अफराद के सैंपल बनने के इम्कान बराबर हो, सैंपल में आने के इम्कान बराबर हो। हमने उसमें कौन से 4 तरीके पढ़े थे? और क्लस्टर, ठीक है। सिंपल रैंडम के अंदर हम बीसी का जो सिलसिला होता है, लॉटरी का सिलसिला होता है, उसे कहते हैं। सैंपलिंग क्यों करते हैं? सैंपलिंग क्यों करते हैं? नहीं, सैंपलिंग क्यों करते हैं? सोशल साइंस में या मेडिकल साइंस में हम तमाम पॉपुलेशन को रीच नहीं कर सकते बिलअमूम। ये टाइम कंस्ट्रेंट भी होती है, फाइनेंसिस कंस्ट्रेंट भी होती है। इस मसले को हल करने का जो तरीक़ाकार है कि नुमाइंदा लोगों से या दुरुस्त नुमाइंदगी का इंतखाब करते हुए कोई ऐसा नतीजा मालूम किया जा सके जो पूरी पॉपुलेशन पर इम्प्लीमेंट हो सके। इसलिए अगर दुरुस्त नुमाइंदगी नहीं हो सकेगी तो दुरुस्त नतीजा नहीं निकल सकेगा। सैम्पलिंग के तरीके दुरुस्त नुमाइंदगी के तरीके बताते हैं कि मुख्तलिफ तरीक़ों में, मुख्तलिफ सूरत हाल में कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है जो आपको दुरुस्त नुमाइंदगी हासिल करके दे सके। उस दुरुस्त नुमाइंदगी को हासिल करने के लिए हमारे पास 2 किस्म की पॉपुलेशन होती हैं, नोन और अननोन। जब पॉपुलेशन हमारे पास नोन हो तो हम बिलअमूम वो 4 तरीके इस्तेमाल करते हैं जो मैंने आपको पहले 4 बताए। सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक रैंडम, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लस्टर में भी स्ट्रेटम बनाते हैं, स्ट्रेटिफाइड में भी स्ट्रेटम बनाते हैं। लेकिन स्ट्रेटिफाइड के अगर हम स्ट्रेटम बनाते हैं 1, 2, 3 और 4, और मुझे मिसाल के तौर पर 40 का सैंपल साइज लेना था और पॉपुलेशन इसकी बेशक हजार है, तो मैं 10-10 ले लूंगा, ठीक है। ये स्ट्रेटिफाइड है। क्लस्टर में मैं स्ट्रेटम सिलेक्ट करूंगा और जिस स्ट्रेटम को सिलेक्ट करूंगा उसकी पूरी पॉपुलेशन या पूरे के पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लूंगा। मुख्तलिफ लोगों ने इसको मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है, लेकिन एक तरीका यह है क्लस्टर को बयान करने का कि जिस एरिया को सिलेक्ट करें उसको ओवरऑल इंस्पेक्ट कर लीजिए। किसी भी एक कंटेनर को रोक लीजिए और उसकी पूरी मुकम्मल तलाशी ले लीजिए, कोई सी भी कंपनी आप सिलेक्ट कर लें। ये हमारे पास तरीके थे प्रोबेबिलिटी के अंदर सैंपलिंग के 4। अब हमारे पास जो एरिया है वो नॉन प्रोबेबिलिटी है। मिसाल के तौर पर मैं इस क्लास में अगर तालीम के हवाले से कोई काम करना चाहूँ या ये मालूम करना चाहूँ कि आप लोगों को समझ कितना आ रहा है, तो मेरे पास पॉपुलेशन नोन है। तो मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं नॉन प्रोबेबिलिटी का तरीका इख्तियार करूँ, मैं प्रोबेबिलिटी में जाऊँगा। और क्योंकि आप सब स्टूडेंट हैं और सबकी बॉटम लाइन सेम है, मुमकिन है कि मैं सिंपल रैंडम से कोई 4 लोग सेलेक्ट कर लूँ। ये भी मुमकिन है कि मैं स्ट्रेटम बना के लेडीज और जेंट में से 2 लोग सेलेक्ट कर लूँ। ये भी मुमकिन है कि मैं स्ट्रेटम रोज वाइज बना लूँ कि पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, क्योंकि आवाज़ पीछे कम जा रही है, आगे ज़्यादा आ रही है। ये भी मुमकिन है कि मैं कॉलम वाइज स्ट्रेटम बना लूँ कि मैंने 4 कॉलम बना लिए, हर कॉलम में से एक आदमी सेलेक्ट कर लिया। मेरा स्ट्रेटम बनाने का कोई भी तरीका हो सकता है, इसलिए कि पॉपुलेशन होमोजेनस है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि पीछे आवाज़ जा रही है, ये साइड पे जा रही है, खवातीन में जा रही है, मर्द में जा रही है कि नहीं जा रही है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें पॉपुलेशन नोन के साथ है। मिसाल के तौर पर मुझे स्मोकिंग हैबिट्स पे काम करनी है और मुझे मालूम ये करना है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके समझने का क्या रेशियो होता है अगर 1 घंटे तक बगैर सिगरेट पिए सुनते रहे। अब मुझे नहीं पता कि कितने लोग सिगरेट पीते हैं, पॉपुलेशन अब अननोन हो गई। जब मेरे पास पॉपुलेशन अननोन हो गई किसी भी रीजन की वजह से, अब मैं प्रोबेबिलिटी के तरीके इख्तियार नहीं कर सकता, इसलिए कि मुमकिन है मैं आपको चुनूं और आपके में तो सिगरेट पीता ही नहीं, मुमकिन है मैं आपको चुनूं और आपके में सिगरेट पीता ही नहीं। तो जो सिगरेट नहीं पीता उससे मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ? तो जब मुझे अपनी पॉपुलेशन नोन ना हो, आइडेंटिफाइड ना हो, तो लाजमी सी बात यह है कि मुझे
नॉन प्रोबेबिलिटी का तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। वो एक डॉक्टर का लतीफ़ा हमने सुना है ना कि डॉक्टर के पास फर्द जाता है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, डॉक्टर उससे कहता है कि आप दिन में 5 से ज़्यादा सिगरेट नहीं पी सकते। अगली दफ़ा जब वो आता है उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। वो डॉक्टर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि 5 से ज़्यादा सिगरेट तुम नहीं पियोगे, और अब देखो तुम्हारी तबीयत मज़ीद बिगड़ गई है। वो कहता है डॉक्टर साहब इसकी वजह से नहीं बिगड़ी, मैं तो पहले सिगरेट पीता ही नहीं था, आपके कहने के बाद तो 5 पीने शुरू किए थे मैंने। मसला डॉक्टर को तो अंदाज़ा करना हो कि सिगरेट पहले से पीता है कि नहीं पीता, वो कह दे कि पीना है तो मुश्किल बन जाती है। तो जब तक आपको अपनी पॉपुलेशन के बारे में पता है तब तक तो ये चीज़ें आसान है। और जिस लम्हे आप ये नहीं जानते, मिसाल के तौर पर जामिया कराची के अंदर अब मैं ये कहूँ कि पोश इलाके से आने वाले तलबा या वो तलबा जो अपनी गाड़ियों पे आते हैं, तादाद नहीं मालूम कितने तलबा अपनी गाड़ियों पे आते हैं, जो पॉइंट से आते हैं टोटल तादाद नहीं मालूम होगी। तो अब जब मेरे पास टोटल पॉपुलेशन नहीं होगी तो लाजमी सी बात है कि मुझे तरीका इख्तियार करने पड़ेगा नॉन प्रोबेबिलिटी का। नॉन प्रोबेबिलिटी का सबसे आसान तरीका, सबसे पहला तरीका जिसे हम कहते हैं, अब हम सैंपलिंग के अंदर नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर हैं। इसका मतलब यह है कि ऑब्वियस है कि पॉपुलेशन नोन नहीं है, ठीक है। पहले को हम कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल किसे कहते हैं? स्नोबॉल किसे कहते हैं जी? नहीं, अब आप लॉटरी भूल जाए, इसलिए कि लॉटरी में सबके नाम लिखे हुए होते हैं, पॉपुलेशन नोन होती है। यहां सबके नाम नहीं लिखे हुए होंगे। ये नॉन प्रोबेबिलिटी का तरीका है। पहला तरीका है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल किसे कहते हैं? स्नोबॉल का लफ्ज तो सुना है ना? क्या होता है? एक बहुत बड़ा पत्थर का या बर्फ का गोला जो पूरी पूरी आबादी या कई कई घर तबाह कर देता है। ये दर हकीकत पहाड़ की, बर्फानी पहाड़ की चोटी से लुढ़कने वाला वो छोटा सा पत्थर होता है जो हर सर्कल के अंदर अपने आप को बड़ा करता रहता है। हर रोल जो है उसको मजीद बड़ा कर देता है, हर रोल उसको मजीद बड़ा कर देता है। तो बहुत सारे तरीके ऐसे हैं या बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि जिनके बारे में हमें स्नोबॉल के तरीके से ही पता चल सकता है कि कौन से लोग ये काम करते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे टारगेट किलर्स पे या डकैतों पे काम करना है। अब शहर के अंदर कहीं डाटा मौजूद नहीं कि फला जगह डकैत रहते हैं, फला मोहल्ले में रहते हैं, फला इलाके में रहते हैं। ये मुमकिन है कि मैं किसी एक को जानता हूँ। अब मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उसका इंटरव्यू करूंगा, मैं सुनो किसी और का नाम बताओ जो ये काम करता हूँ, वो किसी और का नाम बता देगा। मैं उससे पूछूंगा आप भी किसी और का नाम बता दीजिए, आप भी किसी और का नाम बता दीजिए। जब मैं इस तरीके से अपने रिस्पोंडेंट्स के जरिए मजीद नाम मालूम करता रहूंगा, किसी से एक, किसी से दो, किसी से तीन, तो ये सेम स्नोबॉल इफेक्ट की तरह हर रोल के साथ मेरा सैंपल साइज बड़ा होता चला जाएगा। बहुत सारे तरीके ऐसे, मिसाल के तौर पर जब आप सोशल साइंस के अंदर प्रोस्टिट्यूशन पे काम करते हैं तो प्रोस्टिट्यूट्स का डाटा कहीं मौजूद नहीं है कितनी है, लेकिन ये सबको पता है कि जो इस काम में इन्वॉल्व है दूसरों के बारे में जानती है। नशे के लोग इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर मुझे खास किस्म के नशे में काम करना है जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है। किसी जगह मुझे लोग नजर नहीं आएंगे जो सारे नशा करने वाले एक जगह जमा होकर नशा करते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी खास किस्म का नशा करता है तो उस अपने जैसे 2-3 लोगों को जरूर जानता है जो वही नशा करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सोशल सिनेरियोज और सोशल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ किसी बच्चे से कि पॉइंट पे जो लोग आते हैं तो लाजमन अपने साथ 2-4 लोगों को और जानता होगा जो पॉइंट पे आते होंगे। तो जब इस तरीके से हम सैंपल जमा करते हैं, इस तरीके से पॉपुलेशन को रीच करते हैं, तो ये तरीका स्नोबॉल कहलाता है, जिसमें हमारे पास टोटल नंबर नोन नहीं होते लेकिन एक रिस्पोंडेंट से किसी दूसरे को और दूसरे से किसी तीसरे को मालूम करते हैं, और जिस तरह वो पत्थर लुढ़कता लुढ़कता बड़ा होता चला जाता है, हमारा सैंपलिंग का प्रोसेस पूरा होता चला जाता है। लिमिट ये रहती है जो आपका नेचर ऑफ रिसर्च क्या है। मिसाल के तौर पर मेरा अंदाज़ा ये है कि जामिया कराची में 30,000 तलबा और तालिबात पढ़ते हैं, जिनमें से 10 से 15,000 के करीब जो हैं वो आते हैं पॉइंट्स के जरिए। एक अंदाज़ा है मेरा। इसके बाकायदा टेबल्स बने हुए होते हैं कि कितनी पॉपुलेशन पे क्या साइज होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं क्वांटिटेटिव मेथड के तहत जा रहा हूँ, तो मुझे पॉपुलेशन साइज वो टेबल दे देगा कि आपने 60 से जमा करना है, 600 से जमा करना है, 700 से जमा करना है, पॉपुलेशन के अंदाजे के मुताबिक। लेकिन अगर मैं क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हूँ
तो मुमकिन है कि मैं 3-4 के नतीजे में ही अपनी स्टडी को वाइंड अप कर लूँ। अब मसला सारा क्या स्टडी के नेचर पे भी है। एक स्टडी मेरी एक्सप्लोरेशन के लिए हो रही है। एक्सप्लोरेशन के लिए जब कोई स्टडी होती है तो हम किसी नए फिनोमिना को जानना चाह रहे होते हैं और 2-3 लोग भी हमें बता दें कि फला नशे के क्या असरात होते हैं, हमारी स्टडी कंप्लीट हो सकती है। लेकिन मैं डिस्क्रिप्टिव की तरफ जा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहा हूँ। मैं उस नशे के बारे में जान चुका हूँ, उसके असरात के बारे में जानता हूँ, अब मैं कुछ चीज़ों को क्वांटिफाई करना चाह रहा हूँ, क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहा हूँ। अब जब मैं क्वांटिफाई कर रहा हूँ तो मैंने वेरिएबल्स पहले तय कर लिए हैं। जब वेरिएबल्स तय कर लिए इसका मतलब मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। अब मैं सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड जानना चाह रहा हूँ। जब उसका मैग्नीट्यूड जानना चाह रहा हूँ तो उसके नतीजे मुमकिन है मेरा सैंपल साइज बढ़ जाए। तो मुझे क्या करना है इसकी बड़ी ज़रूरत है कि मुझे कौन सा तरीका किस हद तक इस्तेमाल करना है। सैंपल साइज में मिसाल के तौर पे केस स्टडी का मेथड है, उसमें 3-4 लोग भी काफ़ी होते हैं। लेकिन मुझे किसी बड़ी चीज़ पे क्वांटिफाई करना है, मिसाल के तौर पर जामिया कराची के सारे पॉइंट्स एक जैसे हैं, ऐसा ही है, जामिया कराची के तमाम पॉइंट्स एक जैसे हैं। अगर मैं सफरी सूरत हाल के बारे में जानना चाहता हूँ तो किसी एक पॉइंट के तलबा में मुझे बता देंगे जामिया कराची के पॉइंट्स की जो कैपेसिटी या उसकी जो आप जिसे कहेंगे उसके अंदर जो आसाइश है या उसके अंदर जो आसानी है या मुश्किल है वो कितनी है। लेकिन मुझे आने वाले रोडों के मुतालिक मालूम करना है तो मुझे पता है कि जामिया कराची में 150 मुख्तलिफ रोडों से लोग आते हैं, हर रोड की सूरत हाल डिफरेंट है। तो अब उसके लिहाज से मैं स्टडी करूंगा तो फिर मुझे पॉपुलेशन के डाटा को ज़्यादा लोगों से कलेक्ट करना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ प्रॉब्लम के लिहाज से मुझे चाय का प्याली रखी हो तो चीनी कितनी, 1 चम्मच, और खीर का अगर पतीला रखा हो तो चीनी 1 चम्मच नहीं हो सकती। उस पतीले की बुनियाद पर मैं चीनी तय करूंगा। दोनों में मुझे मीठा करना मतलब है, लेकिन चाय को मीठा करना मतलब है तो 1 चम्मच काफ़ी है। लेकिन जब पतीले को मीठा करना मतलब है तो 1 चम्मच पे काम नहीं चलेगा, दोनों जगह चीनी डलेगी। लेकिन मिकदार का तयन मसले की नौयत के लिहाज से होगा कि मसला किस नौयत का मेरे सामने मौजूद है। तो स्नोबॉल समझ रहे हैं आप कि मैं अपने सैंपल से मालूम कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर जामिया कराची में या किसी तालीमी इदारे के अंदर आप किसी टीचर के बारे में जानना चाहते हैं कि जो बहुत ख़राब पढ़ाता है, किसी टाइम टेबल पे नहीं लिखा होता ख़राब टीचर के ये पीरियड्स हैं और अच्छे टीचरों के ये पीरियड्स हैं। किसी भी तालिब इल्म से पूछते हैं कि आपका टीचर अच्छा है कि बुरा है, वो आपसे कहता है बहुत ही ख़राब पढ़ाता है। और कोई बच्चा जिसकी यही राय हो कि टीचर ख़राब है वो बता देगा और कौन सा है। आप किसी को जानते हैं जिसकी राय ख़राब हो, सेम पीपल या सेम बर्ड्स ऑफ सेम फैदर फ्लाई टुगेदर का जो मुहावरा है, एक परों के परिंदे एक साथ उड़ते हैं। तो जो एक मिजाज के लोग होते हैं वो एक साथ रहते हैं, जो एक तरह की राय रखने वाले होते हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। इसके नतीजे में हम अपने डाटा को या अपने सैंपल साइज को बड़ा करते चले जाते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जब हम पढ़ते हैं, जिसको मैं पढ़ाता हूँ, उसमें तो हमारे पास इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं होता। चोरों की फहरिस्त कहीं नहीं होती, डकैतों की फहरिस्त कहीं नहीं हो सकती, मंशियात फरोशों की, प्रोस्टिट्यूट्स की कहीं फहरिस्त नहीं मिलती। ये एक दूसरे को जानते हैं और अच्छे तरीके से जानते हैं। आप किसी के जरिए तो किसी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कोई लिस्ट नहीं मिलेगी आपको कि ये पॉपुलेशन है डकैतों की, ये पॉपुलेशन है चोरों की, ये पॉपुलेशन है कार लिफ्टर्स की, ये पॉपुलेशन है बाइक लिफ्टर्स की। लेकिन हर बंदा किसी दूसरे अपने जैसे आदमी को लाजमी जानता है। तो जब नेचर ऑफ प्रॉब्लम ऐसा होता है तो हम स्नोबॉल सैम्पलिंग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका सैम्पलिंग का नॉन प्रोबेबिलिटी। पर्पसिव सैंपलिंग, मिसाल के तौर पर मुझे कराची लाहौर में मैचेस हो रहे हैं और मुझे ये जानना है कि इसमें सिक्योरिटी के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं या लोगों की नफ्सियात पर या सिक्योरिटी के हवाले से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब मैं पहुंच जाऊं किसी भी शहरी के पास, आए मैं शायद तो कर लेगा, वो लाजमी सी बात है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन टेक्निकल अगर वो बंदा नहीं है तो मुझे एस्पेक्ट्स नहीं बता सकता। इसके लिए लाजमी सी बात है उसको टेक्निकल आदमी होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मुझे खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचनी है। एक तो ये कि उन्होंने स्कोर कितना किया है, मुझे देखना है कि टेक्निकली कौन सा खिलाड़ी अच्छा है पाकिस्तानी टीम में या IPL में जो लोग खेल रहे हैं या पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो हो रही है इसमें जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, किसकी टेक्निक अच्छी है। कैसे जानेंगे? मुझसे पूछेंगे, मुझे तो खुद नहीं मालूम। मैं आपसे पूछूं, आपको भी नहीं मालूम। मैं देखूंगा वो लोग जो क्रिकेट को जानते हैं या क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट खेलते रहे हैं, जो मेरे पर्पस को फुलफिल करते हो।
मैं उन्हीं लोगों के पास जाऊंगा जो मेरे डेटा के, मिसाल के तौर पे मुझे उस्तादों के हवाले से कुछ जानना है तो लाजमी सी बात है मैं उस्ताद सेलेक्ट करूंगा ना, मैं स्टूडेंट्स के बारे में तुम्हारे पास तो नहीं जाऊंगा। अगर उस्ताद की नफ्सियात के बारे में या उस्ताद की टीचर स्टूडेंट्स की राय के बारे में जानना चाहता हूं तो मैं पर्पसिव हो जाता हूं कि मुझे किसके पास जाना है, इसके अलावा मेरे पास कोई तरीका नहीं है। अगर मैं पर्पसिव ना हो तो मैं अपना टाइम भी ज़ाया करूंगा और सरमाया भी ज़ाया करूंगा। ठीक है, मुझे ये देखना है कि मिसाल के तौर पर कोई चीज़ टेक्निकल है, अगर वो टेक्निकल है और टेक्निकलिटी उसका दायरे में आती है तो मुझे टेक्निकल लोगों को ही अप्रोच करना पड़ेगा। ये मैं खुद तय करूंगा कौन टेक्निकल है, ये कोई तय करके नहीं दे सकता। मैं पर्पसिव हो जाऊंगा, मैं ना स्नोबॉल का तरीका इख्तियार करूंगा ना मैं कोई और तरीका इख्तियार करूंगा, मैं एक्सपर्ट्स अपने बारे में तय कर लूंगा। मुझे 5 मिसाल के तौर पर अगर आपने सर सैयद की इल्मी खिदमात के बारे में जानना है, एक तरीका तो वो है जो कंटेंट एनालिसिस करते हैं, आपके सर सैयद पे जो किताबें लिखी गई हैं उनके बारे में आप कंटेंट एनालिसिस करें, जान लें। दूसरा तरीका ये है कि जिन लोगों ने सर सैयद पर कोई काम किया है, अच्छा सर सैयद पे 5-6 लोगों ने काम नहीं किया, 5-6 हज़ार लोगों ने काम किया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता 5-6 हज़ार लोग कौन है। लेकिन मुझे ये ज़रूरी है कि जो जिन्होंने सर सैयद पर काम किया उन्हीं से रब्ता करूँ। मैं पर्पसिव हुए बगैर ये काम नहीं कर सकता। मेरा पर्पस जो सर्व कर रहा है, मेरा पर्पस जो फुलफिल कर रहा है, ये मैं खुद तय कर रहा हूँ कि वो कौन है, मैं उसके पास जाकर डाटा जमा कर रहा हूँ। ये तरीका जो है पर्पसिव सैम्पलिंग कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि मंशियात फरोशों के हवाले से आप कोई काम कर लें, अब आप मुझे पकड़ के पूछें कि आप चर्च पीते हैं, मुमकिन है मैं हाथ लगा दूँ, आपको नजर नहीं आता कि चर्च पीता नहीं हूँ। लेकिन आप जब पुल के नीचे किसी मैले कपड़े में बैठे हुए आदमी को पकड़ेंगे तो बिल्कुल आपको अंदाजा दुरुस्त है कि शायद ये चर्च पीता हो। ये जो आपने खुद तय कर लिया, इसको हम जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। आप खुद जज कर रहे हैं कि दरहकीकत मुझे मजदूरों पे काम करना है तो इस शख्स अपने हुलिये से मजदूर नजर आता है, मुझे अगर मंशियात फरोशों पे काम करना है तो इस शख्स अपने हुलिये से नशा करने वाला नजर आता है, मुझे अगर वाइट कॉलर्स पे काम करना है, किसी एलीट क्लास पे काम करना है तो ये बंदा जो है यार है, मुझे लगता है कि किसी अच्छे घर का अच्छी जगह नौकरी करता है। मैं खुद जज कर रहा हूँ, खुद तय कर रहा हूँ अपने पर्पस के लिहाज से। ठीक है, तो ये तरीका सैम्पलिंग का इस्तेमाल होता है जब हमारे सामने कोई ऐसा हदफ हो कि जिसके बारे में हमारा अंदाजा हो कि कुछ खास किस्म के लोग ही हमें रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, इस पर कोई चीज़ पूछनी है जी? नहीं, हम कोई एक तरीका इख्तियार करेंगे ना, देखिए मसला सारा ये है कि मुझे पता है कि 15 माहिर मौजूद है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मुझे दीनी किसी मसले पे मालूम करना है और मैंने तय किया कि हर मसलक के 3 उलमा से रब्ता करूंगा। अब ये मैंने खुद तय किया है। मैं अगर किसी मसलक के आलिम से मालूम करूंगा तो अपने ही मसलक के किसी आदमी का नाम बताएगा। अब मैंने खुद तय करना है कि इस पर 4 मसालिक की राय लेनी है और चारों मसालिक के 2-2 बड़े आइम्मा कौन से हैं, तो ये मैंने खुद अपने तौर पर तय कर लिया। अगर मैं इसको स्नोबॉल से लेके जाऊंगा तो लाजमी नहीं कि वो मुझे सही नाम बता दे, मुमकिन है वो अपना कोई जानने वाला बता दे, उसकी भी सेम वही राय है जो उसकी राय है। तो नेचर ऑफ प्रॉब्लम के नतीजे में तरीकेकार बदलता चला जाएगा। कोई चीज़ ऑब्वियस नहीं है, किसी खास चीज़ को हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात चीज़ें ओवरलैप हो सकती हैं, बात तरीके ओवरलैप हो सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ आती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसमें जो आसानी से हो जाए, जो आसानी से मिल जाए, इसको बाद लोग एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा मीडिया के जब लोग जाते हैं किसी जगह बम धमाका हो जाए, अब वहां जाके वो ये नहीं कहते कि जी अच्छा मर्द इतने औरत बयान दें, इतने मर्द बयान दें, इतने बच्चे बयान दें, 2 मर्दों से ले लेते हैं 2 औरतों से ले लेते, नहीं, जो मिल जाए आसानी से उससे पूछने कि आपने धमाका होते देखा था? जी देखा था। अच्छा बताइए आप क्या तासुर आता? बच्चा मिल जाए, बूढ़ा मिल जाए, बुजुर्ग मिल जाए, पुलिस वाला मिल जाए, कोई मिल जाए, जो कन्वीनियंट हो जिस तक पहुंचना, उससे फिर हम उससे राय लेना शुरू कर देते हैं। उससे मिसाल के तौर पर आपसे मैं कहूँगा खुदकुश बमबार के हवाले से कोई आप रिसर्च करें। अब मेरे भाई शहर में तो घूमते हुए नहीं मिलेंगे आपको, जो आसानी से मिल जाए, जेल में जिससे मुलाकात आसान हो जाए उसी से मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज तो कोई जरिया नहीं है।
एक खुद कुछ बम्बार का दूसरे खुद कुछ बम्बार का नहीं पता होता। तो अब अगर मैं टारगेट किलर्स की बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ टारगेट किलर पे जो गिरफ्तार हो चुके हैं और सज़ा पा चुके हैं उन पे काम करना है। कुछ सेंट्रल जेल में है, कुछ लांडी जेल के अंदर है, कुछ किसी और जेल में है। तो जो मुझे आसानी से अवेलेबल हो जाए, मैं सारी जेलों में नहीं जा सकता, जो आसानी से अवेलेबल हो जाए मैं उससे काम। इस स्टडी के अंदर कुछ खामियां तो होती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई मुमकिन सूरत हाल ही नहीं होती। अगर मुझे खुद कुछ बम्बार की नफ्सियात पे बात करनी है तो कितने पकड़े गए अब तक? 4-5। क्या मुझे हर एक से मिलने देंगे? नहीं देंगे। तो जो मेरे लिए मुमकिन और आसान हो मैं उसके लिहाज से चला जाऊँगा। तो जब मैं ये तरीका इख्तियार करता हूँ तो इसको हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। ड्रोन हमला हुआ, ड्रोन हमले के मुतासरीन किसी आबादी में नहीं रहते, किसी जगह उनका डाटा मौजूद नहीं है, आप नहीं जानते कि ड्रोन हमले का शिकार कौन कौन है। मुझे जो आसानी से मिल जाए, जो आसानी से अवेलेबल हो, मैं उससे मालूमात हासिल करूँगा। अब इसमें यह कहीं नहीं होगा कि 15 में से कौन से 5, 100 में से कौन से 10 आसानी से अवेलेबल था, मैंने इनसे सारी मालूमात हासिल करी। ये नेचर ऑफ प्रॉब्लम तय करेगा। अगर मैं किसी से जाके बोलूँ कि मैंने, मिसाल के तौर पर, कराची में जो तेज़ाब, पाकिस्तान में जो तेज़ाब फेंकने के वाक़यात होते हैं औरतों के ऊपर, मुझे कोई 3 या 2 औरतें मिल गई जिनसे मैंने तफसीली इंटरव्यू कर लिया। अब ये जो मेरी फाइंडिंग्स हैं सिनेरियोज के लिहाज से, इसमें बहुत सारी खामियां भी होंगी, लेकिन इसके अलावा तो कोई चीज़ मुमकिन है ही नहीं ना। रेप विक्टिम से मुझे मुलाकात करनी है। अब शहर में कोई डाटा मौजूद नहीं है कि किन खवातीन के साथ रेप हुए हैं और उनके डाटा ये रहा, इनसे जाके मिल लीजिए। हर खातून किसी ऐसे खातून को भी नहीं जानती। अब मुझे आसानी से किसी तक अगर एक्सेस मिल जाए तो मैं उसके तासुरात लिख लूँगा कि अदालती निज़ाम में क्या मुश्किलात पेश आई, पुलिस के साथ रवैये में क्या मुश्किलात पेश आई, माशरे ने बाद में आपको किस नज़र से देखा, फैमिली में आपको किस नज़र से देखा गया, आपकी बाप की ज़िंदगी पे इसके क्या असरात हुए, आपकी खान की ज़िंदगी पे इसके क्या असरात हुए। ये सारे मसले मुझे कोई एक ही औरत बता सकती है या 2 बता देंगे। कैसे पता चलेगा उनके बारे में? आसानी से जब पता चल जाए वही ठीक है। ये तय नहीं होगा कि एक रेप विक्टिम किसी और के बारे में भी जानती होगी, बिल्कुल नहीं जानती है, वो सिर्फ अपने बारे में जानती होगी। तो मैं स्नोबॉल भी नहीं कर सकता, परपसिव भी नहीं कर सकता, किसी को देख के नहीं बता सकता कि इसके साथ ये बीती है। ये तो कन्वीनियंस के साथ जो मुझे मिल जाएगा उसकी तरफ मैं चला जाऊंगा। अगर नहीं मिल सकेगा तो मेरा काम नहीं हो सकेगा। ठीक है, स्नोबॉल, परपसिव और कन्वीनियंस, ये तीनों समझ आ गई। इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आप अपने दिमाग के अंदर कि किस तरीके से डिफ्रेंशिएट हो जाती है ये। चौथा तरीका, कोटा की स्पेलिंग यही है। कोटा की स्पेलिंग क्या है? QAUT है, यही है कोटा। अभी स्पेलिंग गलत हो सकती है, कौन सा बता दूंगा, मेरा ख्याल यही होगी। इस तरीक़ेकार के मुतालिक बहस ये चल रही है या चलती रहती है कि बाज़ साइंटिस्ट का ख्याल है कि इसको प्रोबेबिलिटी के अंदर डाल दिया जाए, और बाज़ कहते नहीं ये नॉन प्रोबेबिलिटी का तरीका है, इसको यहीं रहने दें, क्योंकि इसमें दोनों तासुर मौजूद रहते हैं। कोई भी ऐसा सिनेरियो, कोई भी ऐसी सूरत हाल जिसके बारे में हमें एक टेंटेटिव अंदाज़ा पहले से हो। मिसाल के तौर पर हमें पता है कि पाकिस्तान में 50% मर्द और 50% खवातीन है। एग्जैक्ट डाटा नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें एक टेंटेटिव कोटा पता है। हमें पता है जी पाकिस्तान में 60% तो यूथ है, नौजवान है। अगर मुझे पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल सर्वे करना है किसी खास इलाके के अंदर, मेरा ख्याल है कि लास्ट जो सेंसस गुजरा है उसमें बताया गया कि कराची में जो 40% है उर्दू स्पीकिंग है, 20% जो है पश्तो स्पीकिंग है, 10% जो है सराइकी है, और बकिया इतने फीसद फला फला है। ये एक अंदाज़ा किसी डाटा की बुनियाद पर है। अब मुझे कराची के अंदर कुछ मालूम करना है पॉलिटिकल सिनेरियो के लिहाज से। वोट देने के ट्रेंड पे बात कर लें, पॉलिटिकल पार्टीज़ की लाइकिंग डिसलाइकिंग पे बात कर लें, तो मैंने तय किया कि मुझे 100 लोगों से सैम्पलिंग करनी है, 400 लोगों से सैम्पलिंग करनी है। इस सैंपल साइज़ को मैं अगर उस कोटे की बुनियाद पर करूं जो मेरे पास मौजूद था, कि अगर मुझे 100 लोगों से सैंपल लेना है तो उसमें उर्दू स्पीकिंग कितने होने चाहिए? 40% आबादी है तो 40% होने चाहिए। 100 में से 40 ये, 20% पश्तो स्पीकिंग होने चाहिए, 100 में से 20 ये।
जब मैं इस तरीके से अपनी आबादी को या अपनी पॉपुलेशन को एड्रेस करता हूं, मिसाल के तौर पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मकबूल है मर्दों और औरतों में, अब मुझे पता है कि 50-50% आबादी है, तो मैंने 100 में से 50 खवातीन ले ली, 50 मर्द ले लिए। मैंने और ज़्यादा अपने आप को डीप डाउन लेके जाना था, मैंने कहा जी 60% यूथ है, तो जो 50% मर्दों में से 60% उसमें से नौजवानों से पूछूंगा, यानी 30, और जो 50% खवातीन में है, मुमकिन है भैया खवातीन का डाटा ये होगा, खवातीन में 50% यूथ है, तो मैं 25-25 कर लूँगा। तो मैं किसी भी बॉटम लाइन की बुनियाद पर जब अपने सैंपल साइज को लेने में या तकसीम करने में वो बॉटम लाइन या वो कोटा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो कोटा सैंपलिंग हो जाएगी। क्लियर है? स्नोबॉल में कोई मेल फीमेल का मसला नहीं है, परपजिव में कोई मेल फीमेल का मसला नहीं है, किसी स्टेटम का मसला नहीं है, कन्वीनियंस में किसी स्टेटम का मसला नहीं है, लेकिन कोटा के अंदर स्टेटम का मसला हो सकता है कि हम देखें कौन सी चीज़ कितनी तादाद में मौजूद है। मिसाल के तौर पर इस क्लास में मेरा ख्याल है कि जी 40% लोग दीनी इदारों के, 60% लोग जो है रिवायती तालीमी इदारों के, किसी वजह से मेरा अंदाज़ा है, होली की वजह से अंदाज़ा है, या मैंने आपका फॉर्म पढ़ा था उसकी वजह से, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि उसमें से आज कितने आए हुए हैं, लेकिन एक अंदाज़ा है कि 40-60 का रेशियो है। अब मुझे कोई डाटा लेना है या मुझे कोई अपनी रिपोर्ट लेनी है, क्या है, अभी तो मुझे तादाद मालूम है, अगर तादाद मुझे मालूम है तो मैं नॉन प्रोबेबिलिटी में नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई बहुत मास लेवल की चीज़ होती, यानी मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने मदरसों के हवाले से एक तरमीम लाई, इस पे लोग क्या सोचते हैं, या इस पे तालीम याफ्ता लोग क्या सोचते हैं, मेरा अंदाज़ा यह है कि पाकिस्तान में 70% लोगों ने रिवायती तालीम हासिल की और 30% लोगों ने मदरसों की तालीम हासिल की। अब मैं इस अंदाजे की बुनियाद पर अपना सैंपल लेता हूँ कि मुझे 30% सैंपल लेना है, 100 में से 30 मदरसों के लोगों से लेना है और 100 में से 70 रिवायती तालीमी इदारों से लेना है, ताकि मैं ये बता सकूं कि रिवायती तालीमी इदारों के लोग क्या सोचते हैं और मदरसों के लोग इसके हवाले से क्या सोचते हैं। ये दोनों चीज़ें मैं अपने कोटे की बुनियाद पर कर सकता हूँ, जो किसी ना किसी वजह से, किसी सेकेंडरी डाटा की वजह से मुझे पहले से मालूम है। इसलिए लोग ये कहते हैं कि इसको जी, क्योंकि इसमें एक तायुन होता है, इसलिए इसको नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं प्रोबेबिलिटी में होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी की पूरी नहीं करता, इसमें पॉपुलेशन नोन नहीं होती, इसकी वजह से ये आज की तारीख तक कहाँ मौजूद है, नॉन प्रोबेबिलिटी एरिया के अंदर मौजूद है। ये 4 अहम तरीके हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के, और मैंने इससे पहले आपको 4 तरीके बताए थे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के। इसमें कुछ समझना चाहते हो आप लोग? आज मेरी आवाज़ मेरा साथ बहुत देर तक नहीं देगी जी। यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों को समझ में ना आई हो? किस तरीके से? जो भी उन तालीमी इदारों से पढ़ता हो, जो भी, मुझे 100 लोगों का डाटा लेना है, मैंने तय किया 70 डाटा जो है किससे लेना है, रिवायती तालीमी इदारों से। मैं अपने रिस्पोंडेंट के पास गया, मैंने कहा आप कहाँ पढ़ते हैं, उसने कहा मदरसे में। अगर मदरसे के 30 वाला है तो मैं उसका ले लूँगा इंटरव्यू या उससे डाटा ले लूँगा, लेकिन उसने कहा मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, उस 70 में चला गया। मेरे मिसाल के तौर पे 29 मदरसे वाले हो चुके हैं और 69 या 30 मदरसे वाले हो चुके हैं और 69 कॉलेजेस वाले हो चुके हैं। अब मैं किसी बंदे के पास गया, उसने कहा मदरसे में पढ़ता हूँ, नहीं लूँगा ना उसका डाटा। मैं किससे लूँगा? जो कॉलेज में पढ़ता हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। आपका कहना है कि उसे मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा? ये मल्टी स्टेज होता है कि हम तायुन कर रहे होते हैं अपने फहम की बुनियाद पर ही, पर्पस जजमेंटल की बुनियाद पर ही कर रहे होते हैं, लेकिन ये महज जजमेंटल नहीं होता, इसके पीछे एक मिकदार का तायुन होता है किसी ख़ास वजह से। जब मिकदार का तायुन हो जाए और उस मिकदार के तायुन के मुताबिक मैं किसी के बारे में राय ले रहा हूँ, तो होऊंगा तो मैं जजमेंटली, लेकिन वो कोटा के अंदर चला जाता। यानी आपने कोरमा बनाया, उसमें चावल डाल दिया, तो ये बिरयानी बनने के करीब पहुंच गया। चावल डालने से पहले वो सिर्फ कोरमा था। अब मसला है कि जैसे ही आपको इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, उस चीज़ की शक्ल तब्दील हो जाती है। बास चीज़ों की बेसिक शक्ल सेम है। मिसाल के तौर पे खाना बनाने का बुनियादी तरीका सेम है। आप तेल गरम करेंगे, प्याज लाल करेंगे,
यहाँ तक तो सेम है ना। उसके बाद डिश कौन सी बनने जा रही है, अगला फैसला आपका बताता है कि कौन सी डिश है। बॉटम लाइन सबकी सेम है, लेकिन जैसे ही आपने कुछ और डाला उससे पता लगेगा आप क्या बनाने जा रहे हैं। आप कहेंगे पहली दो चीज़ें तो इसमें भी वही थी जो उसमें थी, हाँ जी ऐसा ही है। ये अपनी तीसरी चीज़ की वजह से मुख्तलिफ हो गया, यानी कोई एक ऐसा जिसके अंदर आ गया जिसने उसको उससे मुमताज़ कर दिया है। अब ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, बल्कि इस राय के पीछे मैंने एक कोटा बना लिया, जिस कोटा की बुनियाद पर मैं ये राय ले रहा हूँ। अब ये कोटा सैम्पलिंग हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके सेंसेस होने जा रहे हैं, आबादी के बारे में मरदमशुमारी। इसमें बहुत सारी सोर्सेज आती हैं कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास कितनी है, स्टेट बैंक देता है। पाकिस्तान में गुर्बत कितनी है, स्टेट बैंक देता है इसका पैमाना। इंटरनेशनल इदारे हैं जो देते हैं। सेंसस बताता है कि मर्द औरतों का रेशो कितना है, पढ़े लिखे और अनपढ़ कितने हैं, बता देता है ना। अब उसके बाद मुझे माशरे में जानना है, किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है, यानी मिसाल के तौर पे माशरे में मुलाजमत के मौक़ों के हवाले से मुझे काम करना है। कोई भी सोशल इंडिकेटर जो आपके लिए बॉटम लाइन बन जाए, कोई भी सोशल इंडिकेटर या कोई और इंडिकेटर जो किसी जगह डाटा में मौजूद हो, जिसके नतीजे में मुझे तायुन हो जाए कि पाकिस्तान में 70% लोग तालीम याफ्ता है और 30% लोग नाख्वानदा हैं। माशी मौक़े सबके लिए सेम होने चाहिए। क्या मसाइल है, अब मुझे 100 लोगों का डाटा जमा करना है, अब मैं कैसे तकसीम करूँगा। मुझे पता है कि 30% लोग नाख्वानदा हैं और 70% लोग ख्वानदा हैं, तो मैं कम से कम 100 में से 30 नाख्वानदा से पूछूंगा कि आपके माशी मसाइल क्या हैं, और 70 ख्वानदा से पूछूंगा। लेकिन ये 30 और 70 का डाटा मेरे पास कहाँ से आया। मुझे सैंपल साइज 100 का पता चल गया किसी भी फार्मूले के तहत, किसी टेबल के तहत या एक एस्टिमेशन के तहत। लेकिन 70-30 में तकसीम करना है कैसे पता चला। ये किसी और डाटा से पता चला जो किसी सोशल इंडिकेटर के तहत था, सेंसिस के तहत था, किसी इंटरनेशनल एजेंसी के तहत था, जिसके तहत मैंने तय कर लिया कि 70-30 का रेशियो। रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल। बाज़ दफ़ा लोग गैलप के सर्वे को गवर्नमेंट के बयान से ज़्यादा रिलायबल समझते हैं, तो गवर्नमेंटल सोर्स तो बाज़ दफ़ा गैर रिलायबल हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया भर में जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उसके लिए गैर मुल्की या आलमी एजेंसीज के पैमानों को ज़्यादा बेहतर समझा होता है। ये तो हर मुल्क कह रहा होता है हम ठीक जा रहे हैं। तो नेचर ऑफ डाटा पे डिपेंड करता है कि किस तरह का है। हाँ वो करते हैं, उनकी वैलिडिटी भी है, गवर्नमेंट करती है। सवाल मैं दोहराऊँ, अच्छा ठीक है, अब मुझे याद नहीं, दोबारा करेंगे तो बताऊंगा। जी पूछें, क्या पूछ रहे थे। सोर्स के रिलायबल होने की जहाँ आप बात कर रहे हैं, वो मसला है कि नेचर ऑफ डाटा के लिहाज से होती है सोर्स रिलायबल, और बाज़ दफ़ा आपके पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के लिहाज से रिलायबल होती है। अमेरिका कहता है कि हमने मुजरिम पर ड्रोन हमले किए हैं, पाकिस्तान कहता है कि बिलावजह भी कर दिया आपने। अमेरिका एक रिलायबल सोर्स बताता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो तालिबान के लिए इतनी इमदाद की जाती है, आप कहते हैं जी इतनी नहीं होती। अब पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव तय करेगा आप किसे रिलायबल समझते हैं। एक चीज़ ये, बाज़ दफ़ा इदारों की साख तय करती है कि रिलायबल कौन सा इदारा है। अब मिसाल के तौर पे इकोनॉमिक रेटिंग में मूडीज़ एक बहुत बड़ा नाम है। अब मूडीज़ ने अगर रेटिंग की तो स्टेट बैंक लाख चीखता रहे, आप स्टेट बैंक को नहीं मानेंगे, दुनिया कम अज़ कम नहीं मानेंगे। इसलिए नेचर ऑफ डाटा, मिसाल के तौर पे अब पाकिस्तान सेंसस कराने के बाद जब अपना डाटा पब्लिश करेगा तो सबसे ज़्यादा वैलिड यही समझा जाएगा। आपको इदारा कहे कि नहीं जी ऐसा नहीं है, उसके पास क्या जरिया है वैलिड होने का। तो नेचर के लिहाज से ये राय तकसीम और चेंज हो सकती है। जी ऐसे तो कैसे पता कि कौन सी चीज़ किस तरह तकसीम होती है, और बकिया तमाम चीज़ों में सोर्स का रिलाय। मिसाल के तौर पे हम बाज़ जगह प्राइमरी नहीं सेकेंडरी डाटा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्राइमरी डाटा वो होता है जो खुद जमा करते हैं, सेकेंडरी डाटा वो होता है जो किसी का जमाशुदा होता है। रिलायबल होना तो ज़रूरी है। रिसर्च अगर रिलायबल नहीं है, वैलिड नहीं है, तो रिसर्च ही नहीं है। रिसर्च सिर्फ डाटा के लिहाज से नहीं, अपने प्रोसेस के लिहाज से भी रिलायबल होनी चाहिए। डाटा जमा करने की टेक्निक के लिहाज से भी रिलायबल होनी चाहिए। डाटा जमा करने के इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से भी रिलायबल होनी चाहिए। अगर किसी एक जगह भी रिलायबिलिटी खो दें आप, तो आपकी रिसर्च रिलायबल नहीं रहती। जी आपने बताना है कि आप किस रास्ते से आए हैं।
दुरुस्त जगह पहुंचना है जरूरी नहीं है, दुरुस्त तरीके से पहुंचना बहुत जरूरी है। रिसर्च में आपकी राय के पढ़ने के बाद कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि सही है कि गलत है। सही और गलत जानने का सिर्फ एक पैमाना है कि तरीका सही था कि तरीका गलत था। इसलिए रिसर्च पेपर के अंदर अपने तरीकेकार को बताना, वजह करना बहुत जरूरी है। इसलिए कि मिसाल के तौर पर आपने पाकिस्तान की गुर्बत पे कोई सर्वे किया और अमेरिका भेज दिया उसको रेफरी के पास। अमेरिका में रेफरी को क्या पता कि पाकिस्तान में गुर्बत का क्या मसला है? कैसे चेक कर सकता है? वो सिर्फ तरीकेकार चेक कर सकता है, तरीकेकार की दुरुस्तगी चेक कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। इस टॉपिक की अहमियत भी यही है। आप जब भी कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, मिसाल के तौर पर जामिया कराची में नौकरी करनी है आपने, आप इंटरव्यू देने चले जाए, वीसी साहब का क्या नाम है अभी जो वीसी बने? अजमल साहब। अजमल साहब साइंसेस के आदमी हैं। मैं उनके पास जाता हूँ क्रिमिनोलॉजी का इंटरव्यू देने, उन्हें तो क्राइम की डेफिनेशन भी शायद सही से ना पता हो। मेरे सब्जेक्ट के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। क्या पूछेंगे मुझसे? वो मुझसे पूछेंगे रिसर्च की थी बेटा? मैं कहूँगा जी सर की थी। अब जब वो रिसर्च टेक्निक्स पे बात करना शुरू करेंगे तो वो उतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूँ, या कम से कम वो मुझे चेक जरूर कर सकते हैं। इसलिए कि वो वाहिद एरिया है कि जिसपे हम चेक कर सकते हैं कि सामने वाले ने काम ठीक किया था कि नहीं किया था। वो काम ठीक है कि नहीं है इसके तायुन का कोई जरिया नहीं है, इसलिए कि वो तो साइंसिस के आदमी है, उन्हें पता नहीं जराइम और मुजरिमों की नफ्सियात क्या होती है। लेकिन वो ये पूछेंगे बेटा गए किस तरीके से थे। वो जाने का तरीका रिसर्च का सबका सेम है। अगर किसी ने रास्ता बिल्कुल ठीक बताया है तो बिल्कुल ये मान लेंगे वो सही जगह पहुंच गया। और अगर कोई ये ना बता सके किस रास्ते से आया है, बेशक वो सही जगह खड़ा है, आप बोलते हैं प्लेजेंट है, आप बोलते हैं किसी की रिसर्च चोरी की है, आप बोलते हैं कॉपी पेस्ट किया है, आप बोलते हैं कट पेस्ट किया है। क्यों बोलते हैं? इसलिए कि वो ये बता नहीं सकता कि उसके पास ये चीज आई कैसे। आपके घर में बच्चा कोई महंगी चीज लेके आ जाए, बहुत अच्छी चीज है, उसकी जरूरत की हो, वो सोर्स जस्टिफाई ना कर सके, आप उस पर शक करते हैं। अगर आप सोर्स जस्टिफाई ना कर सके तो आपके हाथ में मौजूद चीज भी लोगों को शक में डाल देती है कि आपकी नहीं है। इसलिए रिसर्च के अंदर सोर्स को जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। इसलिए कोई भी रिसर्च पेपर बुनियादी तौर पर अपने अंदर ये जहत रखता है कि वो लोगों को बताए कि किस रास्ते से यहां तक पहुंचा है। रिसर्च फाइंडिंग और एनालिसिस तो बहुत छोटा सा पार्ट होता है। पहले पूरा प्रोसीजर बता रहा होता है, उसने किस प्रोसीजर से सैंपल किया, किस प्रोसीजर से वेरिएबल सेलेक्ट किए, किस प्रोसीजर से डाटा जमा किया, किस तरीके से उसको एनालाइज किया, हुआ क्या, ये तो बहुत आखिर में आता है। क्लाइमैक्स तो बहुत आखिर में आता है, पहले पूरी कहानी में बतानी पड़ती है। मिसाल के तौर पे अच्छी और मशहूर फिल्में कौन सी होती हैं? जिनका प्लॉट स्ट्रॉन्ग हो, जो टेक्निक्स पे पूरी उतरती है। कहानी बहुत अच्छी है इससे जरूरी नहीं है। जब फिल्म को चेक करते हैं तो उसमें यह पैमाना नहीं होता कि कितनी अच्छी लग रही है, लोग रो रहे हैं कि हंस रहे हैं। प्लॉट स्ट्रॉन्ग था, डायरेक्शंस कैसी थी, जो पूरा सर्कमस्टेंशियल में पूरा का पूरा सीन बना है ये वैलिड था कि नहीं था, टेक्निकल बुनियादों पर जांचते हैं। ऑस्कर अवार्ड की जब कैटेगरी पढ़ेंगे ना आप, तो उसमें से 10 में से 7 तो टेक्निकल बुनियादों पर दिए जाते हैं कि टेक्निक कैसी थी। अगर टेक्निक दुरुस्त है तो किसी फिल्म को मुमकिन है ऑस्कर अवार्ड ना मिले, लेकिन उसके डायरेक्टर को ऑस्कर अवार्ड मिल जाता है, या टेक्नीशियन को मिल जाता है, बेहतरीन ऑस्कर मिल जाता है उसको। टेक्निक अलग चीज है, स्टोरी अलग चीज है, एक्टिंग अलग चीज है। इन सब चीजों को तोड़ लीजिए। अच्छी एक्टिंग का मतलब कामयाब फिल्म नहीं है, अच्छी स्टोरी का मतलब कामयाब फिल्म नहीं है, ये अलग-अलग पैमाने हैं। इसलिए रिसर्च एक ऐसा डोमेन है कि जो किसी भी जगह जब रिसर्च टेक्निक पे आप बात करें तो बता देता है कि जो आपके पास थीसिस है ये वैलिड है कि नहीं है। अगर आपको तरीकेकार पता है आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। डिफेंस ऑफ थीसिस में क्या होता है? डिफेंस ऑफ थीसिस में शुरू करते हैं आपकी टेक्निक से, रिसर्च डिजाइन से, कि आपने ये तरीका क्यों इख्तियार किया, आपने सैंपलिंग ऐसे क्यों की, ऐसे क्यों नहीं की। अगर कोई आदमी टेक्निक को दुरुस्त तरीके से डिफेंड कर सकता है उसे कोई पीछे नहीं हटा सकता। मैंने इंटरव्यू सैंपल सारे के सारे मैंने आप इसे कहेंगे फोर्ज डाल दिए थे। यानी आप मुझे किसी का रिसर्च पेपर दे दीजिए, मैं उसको सिर्फ एक नज़र देखने के बाद किसी भी इंटरव्यू में बैठ सकता हूँ, इसलिए मुझे रिसर्च के बारे में पता है।
मैंने थीसिस में 1 टके का काम भी ना किया, मैं 2 घंटे थीसिस पढ़ूंगा और मैं जाकर उसकी डिफेंस कर सकता हूँ। यानी बाज़ दफ़ा लोगों के पास थीसिस होता है, हमारे पास यूनिवर्सिटी में हमारे साथ के तो कुछ लोग थीसिस बना लिया, उन्हें ये नहीं पता कि इसमें टेक्निक कौन सी इस्तेमाल की सैम्पलिंग की। जो जस्टिफाई कर सकता है, मिसाल के तौर पे दुनिया में जब आप सिविल केसेस में जाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि चीज आपकी है कि आपकी नहीं है। अहम चीज है कि आप साबित कर सकते हैं कि आपकी है। अगर आप साबित कर सकते हैं आपकी है तो ये आपकी है, बेशक आपकी ना हो, और ये आपकी थी और आप साबित ना कर सके तो ये आपकी नहीं है। आपका थीसिस अगर आप साबित कर सकते हैं आपका तो आपका है, और अगर आप साबित नहीं कर सकते तो ये आपका नहीं है, बेशक आपने बनाया हो। आप किसी प्लेजर थीसिस को साबित कर दें कि वो आपका है तो कोई नहीं कह सकता कि आपका नहीं। रिसर्च वो तरीका है जो मुहर लगाना सिखा देता है, किसी और पे भी मुहर लगा के अपना बना लेते हैं। कोई मसला नहीं अगर आपको टेक्निक आती है। जी, यहां तक कोई और सवाल? किसके हवाले से? सोशल मीडिया के थ्रू पॉलिटिकल अवेयरनेस यूथ में किस तरह से है? आप पहले ये बताएं कि क्वांटिटेटिव करना चाह रही हैं, क्वालिटेटिव करना चाह रही हैं, क्या करना चाह रही हैं? क्वांटिटेटिव करना चाह रही हैं तो आपको ये अंदाजा करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कितने % लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं यूथ में से। हाँ ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पहले एक अंदाज़ा इस बात का लगा लें कितने % लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि मैं सुबह 100 लोगों से इंटरव्यू करूं, सिर्फ इतना कि आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। 100 में से 80 ने जवाब दिया कि करते हैं, 20 ने कहा कि नहीं करते, तो मुझे अंदाज़ा होगा यूनिवर्सिटी के 80% तलबा जो है सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। मैंने उसी डाटा में लिख लिया था कि ख़वातीन कितनी है, जेंट्स कितने हैं। मुमकिन है कि 90% लड़कियों ने कहा वो इस्तेमाल करते हैं और 70% लड़कों ने कहा वो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आंसर 80% ही आएगा। ठीक है, अब मुझे पता गया जामिया कराची में 80% तलबा ऐसे हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद सबसे अहम ये है कि मैंने क्वांटिटेटिव करना है, मुझे अंदाज़ा करना चाहिए कि जामिया कराची में स्टूडेंट है कितने। मुझे पता लग गया रजिस्ट्रार से कि 30,000 स्टूडेंट इनरोल्ड हैं जामिया कराची में डे टाइम के अंदर या डे इवनिंग मिला के। अब मुझे पता है कि जामिया कराची में मॉर्निंग भी है, इवनिंग भी है। 30,000 स्टूडेंट्स हैं, मुझे अपना सैंपल साइज पता लग गया 3,000 का या 300 का। मैंने फ़ौरन अपने आप को सोचा कि मेरे पास क्वांटिटी नोन है पॉपुलेशन की, ओके जी नोन है। अब मेरे पास क्या है, स्ट्रेटिफाइड करना है इसको, स्टेटम बनाने मॉर्निंग इवनिंग के, बॉयज़ एंड गर्ल्स के, फैकल्टीज़ वाइज भी बन सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज भी बन सकते हैं। अब मैंने इनको स्टेटम में तकसीम करना शुरू कर दिया। अगर मेरे पास टोटल क्वांटिटी नोन थी, मैं कहूँगा लेट्स सपोज क्वांटिटी नोन नहीं थी, मुझे सिर्फ ये पता था कि जामिया कराची में औसतन ऑन एन एवरेज 30,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। एग्जैक्ट डाटा नहीं है मेरे पास। उसमें से 60% आर्ट्स में दाखिले होते हैं, 40% साइंसेज में होते हैं, 15% मॉर्निंग में इवनिंग में आते हैं और बकिया 85% मॉर्निंग में आते हैं। अब मैं कोटा की तरफ चला जाऊँगा। जब मुझे सारे अंदाजे हैं, मैं अपने सैंपल साइज को उस कोटा के लिहाज से तकसीम कर लूँगा। अब मैंने डाटा लेना है उस कोटे की बुनियाद पर कि 15% डाटा लेना है इवनिंग के स्टूडेंट से। किस कोटे की बुनियाद पर? कि जो मुझे पता है कि जामिया कराची में 70 और 30 का रेशियो है गर्ल्स एंड बॉयज़ का। इवनिंग के 15% है, उस 15 में से 30% बॉयज़ और 70% गर्ल्स। अब ये मैंने कोटा सैम्पलिंग के लिहाज से अपने आप को नीचे लाना शुरू कर दिया, डाटा जमा होना शुरू हो गया। अब जब जाके आप किसी जगह इंटरव्यू देंगे कि मैंने जामिया कराची के सोशल मीडिया के इस्तेमाल के वाले से इंटरव्यू किए हैं, बोलेगा बीबी आप कौन सी फैकल्टी में गई थी? आप बोलेंगे सर सारी फैकल्टी में गई थी। सारियों में क्यों गई थी सर? इसलिए गई थी कि सब जगह। तो सैंपल किस तरह लिए? सर वहाँ से 30 लिए। तो वहाँ से 30 क्यों लिए? क्योंकि सर मेरे अंदाज़ा है कि 30% वो लोग पढ़ते हैं, 30% लोग आर्ट्स में पढ़ते हैं, इसलिए मैंने 30% वहाँ से लिया। आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपने स्टेप को। बीबी 15% ख़वातीन क्यों है? इसलिए कि जामिया कराची का ये रेशियो है। इवनिंग में क्यों गई? इसलिए कि इवनिंग का ये रेशियो है। जब अपने हर स्टेप को जस्टिफाई कर रही है तो आप कोई भी डाटा लेके आ जाए, मानना पड़ेगा। कैसे इनकार कर दूं? कोई जरिया है? नहीं। और क्या पूछेंगे आपसे कि आपने डाटा किस तरह लिया था? लोगों के मजमे में लिया था, अकेले में लिया था, क्या किया था? अब ये जो रिसर्च एथिक्स हैं, अगर उनमें पढ़ लेंगे हम आगे, उनको फॉलो करके अगर मैंने दुरुस्त सैम्पलिंग का तरीका अख्तियार करके कोई भी डाटा जमा किया और मेरा इंस्ट्रूमेंट ठीक है। इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं?
जिस क्वेश्चनायर पे, जिस सवालनामे पे हम डाटा जमा कर रहे होते हैं, अगर वो उन्हीं चीज़ों को नापता है, मिसाल के तौर पे कोई कहे कि ये इंची टेप है, इनका बुखार 6 इंच है, इंस्ट्रूमेंट इंची टेप नापने का है लेकिन बुखार नापने का नहीं है। अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट दुरुस्त है और मैंने थर्मामीटर निकाल के कहा सर इसको 96 बुखार है, बेशक उसको 96 ना हो, वो मानेगा आपकी बात। लेकिन अगर आपके हाथ में इंची टेप देख ले और आप बुखार सिर्फ हाथ रख के दुरुस्त बता रही हो, नहीं मानेगा, इसलिए कि इंस्ट्रूमेंट दुरुस्त नहीं है, आपके पास कोई वैलिड एविडेंस नहीं है कि आप बुखार जानती हैं। देखिए ना, हकीम को लोग क्यों नहीं मानते, वो तो नस पकड़ के बता देता बीमारी क्या है, वैलिडिटी क्या है, क्या नफ्स काफी है बताने के लिए? आप कहते नहीं जी, ये 4 टेस्ट हैं, ये 4 इंस्ट्रूमेंट है जो बताते हैं जी आपको कोलेस्ट्रॉल है। यही बात वो हकीम साहब 1 महीने से कह रहे थे कि आपको कोलेस्ट्रॉल है, नहीं मानी आप चाहे तो मान ले चाहे तो ना मान ले, लेकिन किसी को दलील से नहीं मनवा सकते। लेकिन मैं अपनी ब्लड रिपोर्ट आपके सामने रखूं, मुमकिन है लेबोरेटरी ने गलत दी हो और देते हैं, उसके बाद मैं कहूं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल ये है, आपको मानना पड़ेगा। ऐसा ही है ना, तो तरीकेकार की ये अहमियत है कि गलत रिपोर्ट भी लेके पहुंच जाएंगे तो सामने वाले को मानना पड़ेगा आपको ये बीमारी है, और ये बोलेंगे कि मेरे हकीम साहब ने कहा था, मेरे पीर साहब ने कहा था, बेशक वो सही बता रहा होगा लेकिन आप नहीं मान सकते उसकी बात। रिसर्च आपको वो साइंटिफिक एविडेंस फराहम करता है कि बाज दफा गैर म्यारी चीज भी लोगों को माननी पड़ जाती है, और फिलॉसफी के अंदर कमजोरी ही यही है कि म्यारी बात भी कर ले तो उसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं दे पाती। होम्योपैथिक तरीका इलाज बहुत से लोगों को फायदा पहुंचाता है, लेकिन दुनिया भर में एक्नॉलेज और सर्टिफाइड नहीं है, इसलिए कि वो उस एविडेंस को फराहम करने में नाकाम है कि वो बता सके इलाज क्यों हो गया, ये बंदा ठीक क्यों हो गया। मेडिकल साइंस कामयाब इसलिए कि बताती है कि बंदा क्यों ठीक हो गया, इस दवाई में ये अज्जा है, इसके जिस्म में इन अज्जा का मसला था, इन दवाइयों ने जाके ये किया, ये चीज ठीक हो गई। ठीक होम्योपैथिक ने भी कर दिया उसको, लेकिन वो बता नहीं सकी किस तरीके से किया, इसलिए वैलिड नहीं है। ठीक एलोपैथिक ने भी कर दिया लेकिन बता सकी है किस तरह किया, इसलिए वैलिड है। रिसर्च का भी ऐसी तरीका। स्ट्रेटिफाइड, मैंने शुरू में बताया था कि इस पे बहस चल रही है कि बाद लोग कहते हैं कि इसको प्रोबेबिलिटी में डाल दें, इसलिए कि इसमें बास पैमाने तो पता होते हैं आपको, लेकिन अभी तक ये यही पढ़ी है जहाँ मैंने पढ़ाया आपको, अभी तक ये यही मौजूद है आज की तारीख तक। ये नॉन प्रोबेबिलिटी का तरीका है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी वाली मिक्स हो रही होती हैं। जी 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 ऐसा ही। कोटा जब पॉपुलेशन नोन नहीं हो तब इस्तेमाल हो सकता है, और जब पॉपुलेशन नोन हो तो स्ट्रेटिफाइड जा सकते हैं। लीगल और इलीगल का मसला है, यानी उसके पास आपके पास पॉपुलेशन है और इसके पास पॉपुलेशन नहीं है। जब पॉपुलेशन नहीं है तो अब आप नॉन प्रोबेबिलिटी का तरीका अख्तियार करेंगे, उसमें आपके पास ये तरीके जी। पॉपुलेशन, मैंने नॉन पॉपुलेशन नहीं कहा, नॉन प्रोबेबिलिटी का है। पॉपुलेशन तो उस आबादी को कहते हैं, उस दायरे को कहते हैं कि जिसके बारे में कोई रिसर्च आप जनरलाइज करना चाहें, ठीक है। पॉलिटिकल ट्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि कराची के पॉपुलेशन कराची है, पाकिस्तान के पॉपुलेशन पाकिस्तान है, नॉर्थ नाजाबाद के पॉपुलेशन नॉर्थ नाजाबाद है, फेडरल भी एरिया के पॉपुलेशन फेडरल भी एरिया है, ब्लॉक 6 के पॉपुलेशन ब्लॉक 6 है, इस गली की पॉपुलेशन इस गली की है। डाटा वहां से लेना पड़ेगा। जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करते हैं और उसको उसी पॉपुलेशन में जनरलाइज करते हैं। ओवरऑल जनरलाइज नहीं कर सकते आप। मिसाल के तौर पर मैं कराची का डाटा लेके बोलूं कि मुस्लिम लीग नहीं जीत सकती पाकिस्तान में, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं पॉपुलेशन अगर कराची लूंगा तो अपने रिजल्ट को कराची पे तो जस्टिफाई कर सकता हूं, कराची पे जनरलाइज तो कर सकता हूं, हैदराबाद भी नहीं जा सकता जी। सैंपलिंग, मिसाल के तौर पर मेरा खून निकाल के आपकी ब्लड रिपोर्ट को कैसे दे सकता है? जिसका खून निकालेंगे आप उसी की ब्लड रिपोर्ट देंगे ना, जिससे सैंपल कलेक्ट करेंगे। पॉपुलेशन क्या है? मेरा बॉडी ब्लड सैंपल आपने सिलेक्ट कर लिया और दुरुस्त सिलेक्ट नहीं किया। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था हजामा से जो खून निकलता है वो ब्लड टेस्ट के लिए काफी नहीं होता, इसलिए कि दुरुस्त रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता वो। जब तक वो आर्टरी या वीन से ना निकले आपकी सर्कुलेट करने वाला ब्लड,
तब तक वो सही रिप्रेजेंट नहीं करता आपको, बेशक आप ही का ब्लड क्यों हो। इसलिए आपको रिप्रेजेंटेशन दुरुस्त चाहिए होती है। जो फास्टिंग नॉन फास्टिंग टेस्ट होते हैं ये दुरुस्त रिप्रेजेंटेशन के लिए होते हैं। आप ही का टेस्ट है, अगर आप भूखे नहीं है रिपोर्ट सही नहीं आएगी, आप भूखे हैं तो रिपोर्ट सही आ जाएगी। 12 घंटे से ज्यादा भूखे तो भी रिपोर्ट खराब हो जाएगी, 12 घंटे से कम भूखे तो भी रिपोर्ट खराब हो जाएगी। दुरुस्त रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं है सैंपल की तो वो आपको मुतवक्को नताइज या वैलिड नताइज नहीं दे सकता। जी, सैंपलिंग के तरीके के हवाले से कुछ पूछना आप लोगों ने? देखिए ये बुनियादी चीज़ है। नहीं जी, काय स्क्वायर तो उसकी चेक होता है, ये तो सिग्निफिकेंस का चेक है, ये तो बहुत आगे आगे स्टैट्स में इस्तेमाल होता है। काय स्क्वायर सबसे बेसिक चेक है, बहुत ही बेसिक नौइयत का, यानी आप किसी चीज़ की वैलिडिटी अपना हाइपोथेसिस के उसको चेक करते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, वो बिल्कुल एक स्टैट्स का डोमेन चला जाता है। अभी हम सिर्फ रिसर्च पढ़ रहे हैं। काय स्क्वायर उस रिसर्च के बाद आपके आंसर को वैलिडेट और नॉन वैलिडेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो एक हाजमे का मसला है, वो खाना पकाने का मसला नहीं है। अभी हम खाना पकाना सीख रहे हैं, इसका मेरे हाजमे से कोई ताल्लुक, मुमकिन है किसी का हाजमा ही खराब हो, कुछ भी खाए उल्टी कर दे, अब उसके हाजमे को दुरुस्त करने का तरीका दूसरा होगा, खाना पकाने का तरीका नहीं बदलेंगे। जनरल खाना वैसे ही पकेगा जैसा पकता है। जी, सैम्पलिंग बहुत अहम है, मैं फिर बता रहा हूं, ये रीढ़ की हड्डी है आपकी रिसर्च की। अगर आप सैम्पलिंग समझ गए आप बहुत आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने किससे क्यों क्या पूछा था या किससे क्यों क्या पूछना है। जी, यहां तक समझ आ रहा है? सादा पानी मंगवा दो, सादा। पर्पसिव और कन्वीनियंस। पर्पसिव को मैंने इसलिए कहा कि उसका लिख दें जजमेंटल। जब जजमेंटल लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आप जज करके जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे जामे कराची में मैं हिजाब करने वाली खवातीन से कोई इंटरव्यू करना चाहता हूं। अब मैं किसी बेनकाब या बेबुरका खातून पास पहुंच के बोलूंगा आप हिजाब करती हैं कि नहीं करती हैं, वो लेकिन नजर नहीं आ रहा तुमको नहीं करती। अब मैं खुद जजमेंट कर रहा हूं ना, खुद पर्पज हूं कि ये बुरका पहनी हुई हिजाब करती है। मुमकिन है वो इसलिए उस दिन पहन के आ गए उसने कपड़े सही इस्त्री ना किए हो या जोड़ा पुराना हो, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है। मेरी जजमेंट ये है कि इसने अगर बुरका पहना तो हिजाब करती है, बेशक वो किसी और वजह से पहन के आया हो, लेकिन कोई बगैर बुरके उसका उसमें नहीं जाता। मुमकिन है घर में हिजाब करती हो, जामे के पॉइंट तक तो उसने हिजाब किया ही हो डिपार्टमेंट में पहुंचने से पहले पहले। ऐसे केस भी तो होते हैं। जी, अब मिसाल के तौर पर मुझे स्मोकर्स पे काम करना है। अब मैं किसी होटल के बाहर स्मोकर्स तलाश करने से बेहतर नहीं कि पान की दुकान वाले के पास तलाश कर लूं। बेशक कोई आदमी वहां छालियां खरीदने क्यों ना गया हो, लेकिन मुझे पता है जजमेंट के लिहाज से कि मेरे जो टारगेट ऑडियंस है वो पान की दुकान पे मिलेगी जी, सिगरेट पीने वाले वहां ज्यादा मिलते हैं। अब मैं जजमेंटल होकर वहां पहुंच गया हूं, मेरा पर्पज वो जगह सर्व कर रही है। अब मैंने कोई कोटा, कोई स्टेटम, कोई क्लस्टर नहीं बनाया, पान की दुकान में पहुंच गया जी आप सिगरेट पीते हैं कि नहीं पीते। मुझे यकीन है कि 10 में से 8 कहेंगे हम पीते हैं, 10 में से 8 कहेंगे कि हम पीते हैं। तो ये जो मैंने अपने ऑडियंस को तलाश किया ये पर्पसिव है। जी, नेचर ऑफ रिसर्च पे है ना। मिसाल के तौर पे अगर हम ये तय करना चाहते हैं कि एरियाज के इकोनॉमिक सूरत-ए-हाल के लिहाज से स्मोकिंग का ट्रेंड क्या है, इसको मिला के लेंगे। लेकिन स्मोकिंग के सेहत पर असरात क्या है, किसी इलाके की जरूरत नहीं है, किसी भी इलाके में सेव हो सकते हैं। किसमें? जी, कन्वीनियंस में मैंने आपको बताया था जो आसानी से आपको मिल जाए। कन्वीनियंस में जो आसानी से मिल जाए, मिसाल के तौर पर अब ये क्लास ख़त्म हो और अली साहब को पूछ रहा हूँ क्लास कैसी हुई, और इनको पूछने में देर हो जाए, आधे से ज़्यादा लोग निकल चुके हो, तो इनको जो मिलेगा उससे पूछ लेंगे जी अपना ज़रा तासुर बता दीजिए। ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, जो आसानी से मिला, जैसे मिला पकड़ लिया। कोई फार्मूला नहीं बनाया, कोई रो सेलेक्ट नहीं की, कोई स्टेटम नहीं बनाया, कोई मर्द औरत नहीं देखा, जो मिला उससे पूछ लिया कि बताइए कैसा है। जी जी,
नहीं, बाज नेचर ऐसे होते हैं कि उसमें दूसरा इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मुझे प्रोस्टिट्यूट्स पे काम करना है अगर, तो मैं इस तरीके से कैसे मालूम है, शक्ल से चलता है कौन प्रोस्टिट्यूट है? नहीं। कोर्ट से कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। कन्वीनियंस से कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, कम से कम मैं तो नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, स्नोबॉल कि किसी के जरिए मालूम करूंगा कोई है ऐसा जो काम करता हो ये, उसके पास जाकर सोलूंगा 4 नाम और बता दीजिए, 2 नाम और बता दीजिए। उस नेचर ऑफ रिसर्च में तो मुमकिन ही नहीं कोई और तरीका इख्तियार करना। तो नेचर प्रॉब्लम का बताता है कि किस तरीके से ये काम हो सकता है। अब मिसाल के तौर पर पास होने में और अच्छे नंबर लाने में नकल के तरीके जो इस्तेमाल है, कितने तलबा बताते हैं कि वो नकल करते हैं, लेकिन जितने लोग नकल के तरीके याद करते हैं उनका आपस में एक दूसरे से ताल्लुक होता है। तुमने माइक्रो करा लिया, मैंने भी करा लिया, मेरा ये तरीका, तुम्हारा ये तरीका। तो कोई नकल करने वाला ये जरूर बताता है मेरी क्लास में कोई और नकल कौन कर रहा था, उनको पता होता है। तो मैंने कहा ना बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लाई टुगेदर, तो इसमें स्नोबॉल के जरिए पता चलेगा कोई और तरीका ही नहीं है। अब मैं कोटा बना लूंगा, मेरा ख्याल है कि 15% लोग नकल करके पास होते हैं, नहीं बन सकता। फिर पता हो तो पकड़ ले। अब पता करने का तरीका स्नोबॉल के अलावा कोई नहीं, जो एक पकड़ा गया उसी से भाईबंदी करके भाई ये किसी और का बताओ जो करता है, और पता होता है। हत्ता कि यूनिवर्सिटी में हमारे डिपार्टमेंट है, अब मुझे अगर मालूम करना होगा चर्च कितने लड़के पीते हैं, मुझे एक बंदे का पता है जो चर्च पीता है, उसके जरिए मुझे पता लग गया और कौन कौन पीता है। देख के पता नहीं चलता था। जो चर्च पीता है उसको पता है कि इस डिपार्टमेंट में और कौन चर्च पीता है। जो सिगरेट पीता है, मिसाल के तौर पर लड़कियों में स्मोकिंग हैबिट्स, आपको लड़के तो सिगरेट पीते हुए खुलेआम नजर आएंगे, लड़कियां नजर नहीं आएंगी। लड़कियां 90% छुप के पीती हैं, लेकिन अकेले नहीं पीती, अपने साथ कोई ऐसी दोस्त होगी जिसको स्मोकिंग की हैबिट होगी बिलमूम। तो कोई अगर एक स्मोकर लड़की मिल जाए वो किसी दूसरे स्मोकर का नाम बता देंगे। स्मोकिंग में नहीं, ड्रिंक करने के लिहाज से कहूँ कि अगर आपको कोई एक लड़का मिल जाए, लड़की मिल जाए शराब पीती है, उसको लाजमन पता होगा दूसरा कौन है जो पीता है, लाजमन पता होता है। इसका कोई और डाटा नहीं होता, कोई और तरीका नहीं जी। तो नेचर ऑफ प्रॉब्लम बताती है कि मुझे किस तरीके का असला इस्तेमाल करना है इसके लिए। सैम्पलिंग में फिर कोई पूछ रहा हूं आपसे, कोई और सवाल करना हो, सबसे पहले अपने जहन को लेके आइए सैंपल साइज पर, जिसके लिए एक शीट आती है, चार्ट आता है जो बताता है, वो भी बताता है कई किस्म के फार्मूले जो बताते हैं कि सैंपल साइज किस तरह निकालना है। अगर पॉपुलेशन नोन है तो फौरन अपने आप को आप इस अलमारी के खाने में ले आइए कि अब मुझे ये 4 तरीके इख्तियार करने हैं। ये 4 मेन है, इसके अलावा और तरीके भी हैं 2-3, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। देखें, एक होती है सैम्पलिंग एज अ टॉपिक, एक होता है सैम्पलिंग एज अ रिसर्चर। आप लोग सैम्पलिंग को एज अ रिसर्चर पढ़ रहे हैं तो एज अ रिसर्चर ही जाने। अगर सैम्पलिंग को एज अ नॉलेज पढ़ेंगे तो इसमें 3-4 तरीके दोनों में और आ जाएंगे, मल्टी स्टेज भी आ जाएगी, फिर उसकी सब टाइप्स आ जाएंगी जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आप बस मोटी मोटी चीज़ों को समझेंगे किस तरीके से। अब मैकेनिक के पास जाते हैं ना, तो आपको मोटी सी चीज़ बताता है कि ये मसला है, मसला क्यों है, कैसे है, क्या है, वो उसको पता होता है, आपको ज़रूरत नहीं जरा पूछे कि मसला क्या है। तो ये 8 तरीके आपके लिए बहुत काफ़ी हैं कि आपने किस तरीके से अपने ऑडियंस को, अपनी पॉपुलेशन को दुरुस्त तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए सैंपल को कलेक्ट करना है जी। समझ आ रही है? ये 8 तरीके आप लोगों को समझ आ गए? इसमें कुछ पूछना है? फिर सोच लें। प्रोबेबिलिटी, पॉपुलेशन नोन, सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर। नॉन प्रोबेबिलिटी, पॉपुलेशन अननोन, कोटा, स्नोबॉल, कन्वीनियंस और पर्पसिव या जजमेंटल सैंपलिंग। कन्वीनियंस को लोग एक्सीडेंटल भी कहते हैं। एक्सीडेंटल, हाँ एक्सीडेंट वाला एक्सीडेंटल। मैं जय बाबू में पहुंचा बम धमाके के बाद, जो मिल गया। अस्पताल पहुंचा जख्मियों से मिलने, जिस अस्पताल पहुंचा वो यही जख्मी था, इसी से पूछूंगा भाई। अगर कमजोर होगा तो बहुत चीख रहा होगा, कम कमजोर होगा तो नहीं चीख रहा होगा। अब उसके तासुरात मेरे लिए सब कुछ है। मैं किसी एक ऐसे अस्पताल पहुंच गया जब 3 लोग डेड जख्मियों से मर गए, तो मेरा ख्याल है 5 में से 3 मर चुके हैं। मुमकिन है किसी जगह 45 पहुंचे हुआ, एक भी ना मरा हो, लेकिन मैं जिस अस्पताल पहुंचा वहीं की सूरत हाल के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता कि मैं जिस जगह से चीज़ को व्यू कर रहा हूँ और मैं वहाँ किसी भी वजह से पहुँच गया हादसाती तौर पर, तय करके नहीं पहुँचा,
मैं उसके बारे में बता दूंगा। जी, एक्सीडेंटल कन्वीनियंस, यहां तक कोई चीज पूछनी है? नहीं? सबसे पहला जो आपका काम होता है ना रिसर्च के अंदर, सबसे पहला काम, अब मैं आपको उस ढांचे की तरफ लेके जाता हूं जिसमें ये तमाम कॉन्सेप्ट किसी ना किसी तरीके से आप समझ सकते हैं। एक चीज और है, रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन, जितनी किताबें उतने तरीके, जितनी किताबें उतने अंदाज। कोई किसी को स्टडी डिजाइन कहता है, कोई किसी को रिसर्च डिजाइन कहता है। हम किसी एक को फॉलो कर लेंगे, एक दो को फॉलो कर लेंगे, लेकिन इसमें जो आपके पास नॉलेज होगी वो हतमी नहीं होगी, किसी दूसरे की बात भी ठीक हो सकती है। लेकिन रिसर्च डिजाइन किसे कहते हैं? मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपको बताया था। रिसर्च डिजाइन क्या होता है? ये ब्लूप्रिंट होता है आपके पूरे काम का, उसका पूरा नक्शा होता है। स्टडी डिजाइन आ गया, चला जाएगा, अभी सिर्फ रिसर्च डिजाइन पे आ गया। स्टडी डिजाइन स्पेसिफिक मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन की तरफ चला जाता है, रिसर्च डिजाइन पूरे सिनेरियो को बताता है। जी, रिसर्च डिजाइन ये पूरा ब्लूप्रिंट देता है किसी भी रिसर्चर को। यानी मिसाल के तौर पर मैंने मकान बनाना शुरू करूं, अगर मैं मकान बनाना चाहूं, क्या मैं एक दिन में सारा मकान बना सकता हूं? नहीं बना सकता। अच्छा, मुझे ये तो पता है कि कमरे बनने, मैं जाके मजदूर से बोलूं कमरा बनाओ, मुझे 3 कमरे चाहिए, 3 कमरे बना दो। मुझे एक पानी की टंकी चाहिए, मुझे 2 वॉशरूम चाहिए, बना दो, बना लेगा। वही मजदूर उस वक्त बनाएगा जब रिसर्च डिजाइन सामने रख दूंगा कि देखो ये रहा नक्शा, यहाँ 10% की बाउंड्री छोड़नी है, यहाँ इतने बाय इतने का रूम है, उसके बाद इतने बाय इतने का कॉरिडोर है, फिर एक किचन है, फिर एक वॉशरूम है। वही मजदूर मुझे बना के दिखाएगा जो उससे पहले कहता सर मैं क्या करूं, कहाँ क्या बनाऊं, पिलर कहाँ देने हैं। मुझे पता है कि इस मकान में 15 पिलर तो होने चाहिए, 200 गज के मकान में कम से कम 12 से 15 पिलर होने चाहिए। 15 पिलर बना दो, कहाँ, किस फासले से, किस स्ट्रेंथ के, ये तमाम सवालों का जवाब कौन देगा? वो ब्लूप्रिंट कि जो नक्शे की सूरत में आपके पास होता है कि किस जगह कहाँ कितने विड्थ का, कितनी डेप्थ का पिलर बनना है, कितने मंजिल इमारत बनानी है तो कितना गहरा जाना है, कितनी बिल्डिंग पे लोड डालना है तो कितना स्ट्रेंथ का सरिया लगाना है। ये सारी चीजें किस चीज में होती हैं? अगर आप किसी घर का नक्शा पढ़े ना, और वो होता भी ब्लूप्रिंट है, नीले रंग की नील उस पर लगी हुई होती है, वो नील से ही बना हुआ होता है, समझ लेना, उसको कहते भी ब्लूप्रिंट है। वो एग्जैक्ट रेशियो बताता है, पिलर के लोकेशन बताता है, पिलर की विड्थ बताता है, उसमें चलने वाले सरिये और उनकी तादाद बताता है कि इतने मोटा सरिया इतना चलेगा, इतना मोटा सरिया इतना चलेगा, बीम जो है इस सरिये पे चलेगी, उसका वाया इतना होगा। ये तमाम की तमाम चीजें उस नक्शे के नीचे लिखी हुई होती है। उसमें सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट भी होती है कि सॉइल टेस्ट हुई, सॉइल पे इतना लोड डालने के लिए इतना चौड़ा होना पड़ेगा आपको। और सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट के बगैर कोई इंजीनियर आपको नक्शा बना के नहीं दे सकता। कम से कम उस एरिया के सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट उसके पास जरूर होनी चाहिए। ये जो ब्लूप्रिंट होता है, जो आपसे पूरा मकान तामीर करवा लेता है, होता तरतीब के साथ ही है। पहले दिन चंद ब्लॉक लगती है, फिर चंद ब्लॉक लगती है, फिर चंद ब्लॉक लगती हैं, लेकिन वो ब्लॉकों की तरतीब उस नक्शे के मुताबिक होती है जो पहले दिन बना के आपने सामने रखा हुआ होता है। आप जानना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि आप अपना मकान किस तरीके का तैयार करना चाहते हैं, और अगर आपके पास वो नक्शा नहीं है, टाइम कितना बनेगा? हमारी औकात 15 मिनट बाकी रह गई। सबसे पहले तो क्या है जो काम आपने करना है, नंबर 1, रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है।
किस चीज को? रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए पहली क्या चीज बहुत जरूरी होती है? रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने के लिए किसी भी रिसर्चर के लिए बेसिक चीज क्या है जिसके बगैर वो करेगा तो झूठ बोल रहा है? लिटरेचर रिव्यू। मैं उस मौजू के मुताबिक पढ़ूं ही ना तो मैं उस मौजू के वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूं? लिटरेचर रिव्यू आपको बताता है कि रिसर्च प्रॉब्लम है क्या, किस नहज पे काम करना है, किस जहद पर आगे जाना है। अगर आपने लिटरेचर रिव्यू नहीं किया तो आप रिसर्च प्रॉब्लम सही फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। लिटरेचर रिव्यू आपकी रिसर्च डिजाइन पे मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचता है, उसका एक्सेस सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो अप्रोच है आपके पूरे रिसर्च डिजाइन पे वो लिटरेचर रिव्यू के, जो आगे तक काम, हत्ता कि आप जब डिस्कशन करते हैं, कंक्लूड कर रहे होते हैं, वहां भी इसका अक्स पड़ रहा होता है। लिटरेचर रिव्यू करने का तरीका क्या है? क्योंकि मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें कर लेता हूं आप लोगों से। अगर कोई रिसर्च कर रहा है, उसने तय किया कि मुझे किस मौजू पे काम करना है, अभी उसने रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट नहीं किया, सिर्फ मौजू आइडेंटिफाई किया। अब वो उसके मुताबिक रिसर्च पढ़ना शुरू कर दें। वो तय कर ले कि उसने हर 2 दिन में कोई या 3 दिन में एक रिसर्च पढ़नी है। रिसर्च पढ़नी है आपने, उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स किस चीज से बनाते हैं? जी, आपने मिसाल के तौर पर XYZ की कोई रिसर्च पढ़ी, एजुकेशनल स्टैंडर्ड में उस्ताद का किरदार, ठीक है। XYZ ने लिखा कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड में उस्ताद का बड़ा अहम किरदार होता है, उसको मैच्योर होना चाहिए, उसको तजुर्बेकार होना चाहिए, उसको मॉडर्न टेक्निक्स का पता होना चाहिए, उसको अपने सिलेबस पे अबूर हासिल होना चाहिए, उसको अपने मुल्क के तालीम मकासद के बारे में पता होना चाहिए, जो जो चीज़ें उसने कही। अब आपने ये तय करना है कि इसने कौन सी 10 अहम चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं एजुकेशनल स्टैंडर्ड के लिहाज से। अब ये नोट्स कैसे बनाएंगे आप? अपनी कॉपी पे, अपने रजिस्टर पे। मेरी गुजारिश ये है कि कुछ कार्ड्स खरीद लें, गत्ते के, जो पंखे से उड़ते ना हो, जो पंखा चलने के बाद ना उड़े। क्योंकि जब आप कंपाइल करने बैठेंगे ना तो सारे सफ़े नहीं खोल पाते। हम 15-20 कार्ड सामने रख लेते हैं, अच्छा इसका ये रेफरेंसेस में भी काम आएगा। अपनी एक बास्केट ऐसी बना लें कि जहां उन कार्ड्स पे आपने मेन पॉइंट्स लिखे हों और उसका रेफरेंस उस कार्ड पे लिख के आपने रखा हुआ। हर रिसर्च को 1 या 2 कार्ड्स में इनकैप्सुलेट कर लें लिटरेचर रिव्यू के जरिए। यानी उस पूरे कॉन्सेप्ट को उस कार्ड पे चंद नुक्तों में कैद कर लीजिए, कॉपी में नहीं। आप रिसर्च जब कर रहे होंगे पेज नहीं पलट सकेंगे आप, आपको ये भी नहीं पता हो कौन सी चीज कौन से पेज पे, आप उसकी इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, मुमकिन ही नहीं। आप कार्ड्स रखें जिसको आप फैला के देख सकेंगे, अच्छा फला नाम इधर लिखा है, फला नाम इधर लिखा है, अच्छा ये वो वाला कार्ड है। आपने मुख्तलिफ कार्ड्स लेने हैं जिसके ऊपर पूरे लिटरेचर को आप कैद कर लें कुछ पॉइंट्स के अंदर, उस पूरी स्टडी को जो उस बंदे ने पेश की है। जब आप 4, 5, 6 स्टडीज पढ़ लेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप जिस रिसर्च कॉन्सेप्ट में से प्रॉब्लम निकालना चाह रहे थे वो होता कैसे, कौन कौन से एरियाज हैं। यानी मिसाल के तौर पे जब हम क्रिमिनोलॉजी नहीं पढ़ते थे, हमें नहीं पता होता था कि जुर्म की जहतें क्या क्या हो सकती हैं, इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। अब रिसर्च पढ़ने के बाद पता चलता है कि नहीं यार ये तो इस वजह से भी हो सकता है, इसकी तो ये वजह भी हो सकती है, इसकी तो ये वजह भी हो सकती है। इससे पहले मुझसे कोई कहता तो मैं मुजरिमों को सिर्फ एक ख़ास अंदाज में देखता था, अब वो ख़ास अंदाज बहुत मखसूस हो गए मुख्तलिफ अंदाज में। जब आप लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हैं तो आपका जो वेरिएबल होता है वो छन्नी से छन रहा होता है, सॉर्टिंग हो रही होती है, चीज़ें जो है अपने अपने एरियाज में जा रही होती हैं। आप बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये आपका वेरिएबल होगा, ये दूसरा तरीका है। इन दोनों को किस तरीके से जोड़ के मुझे पाकिस्तान में चेक करना है। मिसाल के तौर पर टीचिंग एड्स का एजुकेशनल स्टैंडर्ड से क्या ताल्लुक है? अब दुनिया भर में टीचिंग एड की डेफिनेशन क्या है, और आपके टीचिंग एड का मतलब क्या हो सकता है? ये पेन नहीं होगा शायद, या डस्टर होगा,
इसके अलावा कोई टीचिंग एड सरकारी इदारे में तो नहीं मिलेगी आपको। अब मसला है कि टीचिंग एड दुनिया क्या समझती है और आप क्या समझते हैं। इनकम स्टेटस, मिडिल क्लास, दुनिया क्या समझती है, आप क्या समझते हैं। पॉवर्टी में दुनिया की क्या डेफिनेशन है और आपकी क्या डेफिनेशन है। इकोनॉमी को दुनिया किस तरह समझती है, आप किस तरह समझते हैं। जब आप ये लिटरेचर्स पढ़ते हैं तो उसके नतीजे में आपका अपना वेरिएबल जो है वो आइडेंटिफाई होने लगता है। वो ऐसा चावल को जब आप उछालते हैं ना, पुराने ज़माने में, अब तो बड़े अच्छे छने हुए चावल आते हैं, पुराने ज़माने में जितनी दफ़ा उछालते थे उतनी दफ़ा गंद और गर्दा और मट्टी बाहर निकलती थी। ऐसे ही होता था। मज़ीद उछालते चले जाए, सफाई होती चली जाती है। वेरिएबल्स भी इसी तरह साफ होते हैं, कॉन्सेप्ट भी इसी तरह क्लियर होते हैं। उनको लिटरेचर रिव्यू की छन्नी में उछालते चले जाए। जितने ज़्यादा लिटरेचर रिव्यू कर लेंगे उतना ज़्यादा आपकी चीज़ प्योर होती चली जाएगी, उतना ज़्यादा टारगेट करीब होता चला जाएगा। एग्जैक्ट जगह पहुंचने का तरीका लिटरेचर रिव्यू में। अब मिसाल के तौर पर अपने सोशल मीडिया की मिसाल दी थी। ये एक बहुत आम सी बात है कि यूथ का सोशल मीडिया पे असरात, अगर आप रिसर्च पढ़ेंगे ना, मुमकिन है वो बताए कि यूथ के खाने पीने के बिहेवियर पे सोशल मीडिया के क्या असरात होते हैं, कि इसके नतीजे में फास्ट फूड ईटिंग बढ़ गई है या मैनुअल या ट्रेडिशनल ईटिंग बढ़ गई है। इसके नतीजे में ईटिंग टाइम कम हो गया कि ईटिंग टाइम बढ़ गया है। इसके नतीजे में लोगों के हाजमे अच्छे हो गए, लोगों के हाजमे खराब हो गए। इसके नतीजे में खाना खाने से आदमी सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। क्योंकि देखिए, सेटिस्फेक्शन का ताल्लुक खाने और उसकी मिकदार से नहीं है। ये एक पूरा मेंटल प्रोसेस है कि आदमी खाना देखता भी है, खाना महसूस भी करता है, खाना खाता भी है, खाना सोचता भी है, खाना समझता भी है, खाना सूंघता भी है, और फिर खाना खाता है तो बड़ा सेटिस्फाई होता है। लेकिन वो देख कुछ और रहा है, वो सोच कुछ और रहा है, वो समझ कुछ और रहा है। वो सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस के तहत अगर पेट में चीज डाल रहा है तो क्या खाना खाने के बाद सेटिस्फाई होता है? क्या जायके का कोई प्रॉब्लम भी इंटरनेट के इस्तेमाल से है कि एक बच्चा जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है वो जायके का कॉन्शियस है, या वो आदमी जो मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करता वो जायके का कॉन्शियस है? ये भी स्टडी है। ये जैसे पता चलेगा आपको जब आप बहुत सारी रिसर्चेस पढ़ लेंगे। लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में काम किए। मिसाल के तौर पर मुझे नक्शा बनाना है बहुत अच्छा, एक तो तरीका ये है कि मेरे जहन में जो अच्छे से अच्छा नक्शा बना लूं, मैं कोई 15-20 अच्छे नक्शे और अच्छे घर विजिट कर लूं, उसके बाद मेरा नक्शा बेहतरीन बनेगा। हर घर में कमरे बने हुए, मुझे क्या जरूरत है कहीं जाने की। हर घर में किचन बना है तो मुझे क्या जरूरत है किसी का किचन देखने की। हर घर में खिड़की है तो मुझे क्या जरूरत है किसी खिड़की देखने की। नहीं जी, जब किसी और का बनाया हुआ देखते हैं, आपके बनाने के तरीकेकार और अंदाज में तब्दीली आ जाती है। आप कोई नई डायमेंशन सोचने लगते हैं, आप कोई नया अंदाज सोचने लगते हैं। ये लिटरेचर रिव्यू आपको इस काबिल करता है कि आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम को प्योरीफाई कर लें, मॉडिफाई कर लें, सिलेक्टिव कर लें, मौसर कर लें, अच्छे से अच्छा और बेहतरीन तक कर लें। तो लिटरेचर रिव्यू प्राइम इंपॉर्टेंस है आपकी स्टडी का आगाज करने के लिए। ठीक है जी। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, दूसरी चीज, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन। अपने रिसर्च डिजाइन को कॉन्सेप्चुअलाइज करें आप। अगर आप अपने रिसर्च डिजाइन को कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर सके तो आप रिसर्च भी नहीं कर सकेंगे। जी नहीं, सिर्फ ये नहीं पता हो जाएगा कमरे कितने, ये भी पता नहीं खाली जगह कितनी छोड़नी है। पूरा डिजाइन कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे आप। एक मिनट आपको बताता हूँ मैं। पूरा रिसर्च डिजाइन अगर आप कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं करेंगे, ये पूरा ब्लूप्रिंट है। अगर ये आप नहीं बना सके आप रिसर्च नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर, भाई टाइम हो गया आप लोगों को जाने का, देर तो नहीं हो रही आप लोगों को, बोर भी नहीं हो रहे। बाल स्टडीज ऐसी होती हैं कि जिसमें
हमें किसी आदमी से एक ही दफा पूछ के पता चल जाता है कि क्या चाहते हैं हम। अब उसका रिसर्च डिजाइन जो हम तकसीम कर देते हैं कई तरीके से, टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन हम तकसीम करते हैं कई तरीकों से। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन के ऊपर, तो पहला तरीका जिसको मैं कहता हूं नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं और मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, जो 1 यानी मिसाल के तौर पे मुझे मालूम करना है कि आज लोगों का ट्रैफिक के मुतालिक क्या राय है आज के दिन। मैं गया, मैंने 5 ट्रैफिक सेक्शंस कराची के सॉर्ट आउट किए, उन पे जाके 10-10 लोगों से इंटरव्यू किया और वो बताएंगे ट्रैफिक जाम के बारे में उनके क्या मसाइल हैं। एक तरीका तो ये है, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल। यानी किसी चीज के बारे में एक दफा जान लेना, क्रॉस सेक्शनल। इसी प्रॉब्लम को मैं कई अंदाज में हल कर सकता हूं। मैं इसको लॉन्गिट्यूडनल भी कर सकता हूं कि मिसाल के तौर पे हफ्ते के तमाम दिनों में चला जाऊं, साल के तमाम महीनों में चला जाऊं, तो एक से ज्यादा दफा जाना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शन में आज निकला, आज 50 लोगों से डाटा जमा किया और अपनी राय बना ली एक ही दफा। क्रॉस सेक्शन इसे कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन 1 होता है। क्रॉस सेक्शन क्रॉस जब करते हैं आप, तो ये कहां जोड़ा है, एक ही पॉइंट है। अपने कॉन्टेक्ट को सिर्फ एक ही दफा टच करना, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। एक दफा अपने कॉन्टेक्ट से डाटा लेते हैं, दैट इज क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। दूसरे को हम कहते हैं बिफोर एंड आफ्टर। मिसाल के तौर पर मैं आज व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं और आप लोगों से डाटा जमा करूं, और कल मैं प्रोजेक्टर पे पढ़ाऊं फिर डाटा जमा करूं। बिफोर और आफ्टर के अंदर मैं दोनों चीजों के दरमियान तकाबली जायजा कर लेता हूं कि मेरे कौन से तरीका है तदरीस के नतीजे में लोगों के समझने की सलाहियत बढ़ गई या रिटेन करने की सलाहियत बढ़ गई। एक तरीका क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये सारी चीजें हम किस बुनियाद पर तकसीम कर रहे हैं इस वक्त कि हमने अपने रिस्पोंडेंट से कितनी दफा मिलना है। ये एक तकसीम है सिर्फ अभी, इसके बाद और तकसीमें होंगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ जानवरों की तकसीम गोश्त के लिहाज से, बकरा, गाय, मुर्गी, ये एक तकसीम है ना, नेचर ऑफ एनिमल के लिहाज से। जी ठीक है, मसला सारा ये है कि मैंने 10 लोगों से मिला, मुमकिन है कि आज वज़ीर आज़म साहब आए हुए हों, कल जाके मिला, मुमकिन है आज मंडे हो, आज सबसे ज़्यादा ट्रैफिक निकलता हो, फिर मैंने जाके अगले दिन मालूम किया कि क्या रोजाना ऐसी सूरत हाल होती है, एक और दफ़ा मैंने रिसर्च कर ली इस चीज़ के ऊपर, कोई मसला नहीं है। क्रॉस सेक्शनल में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी एक दफ़ा किसी आदमी से आप पूछें, ये क्रॉस सेक्शनल है। और जब मैं मल्टीपल दफ़ा, एक से ज़्यादा 2 दफ़ा चला जाऊंगा, तो बिफोर एंड आफ्टर ये इस्तेमाल कब होती है, इस तरह के केसेस में नहीं होती। जब हम कोई स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस करते हैं, जब हम कोई हिकमत अमली इंट्रोड्यूस करते हैं, इंटरवीन करते हैं किसी प्रॉब्लम में, उस इंटरवेंशन के बाद लोगों के असरात हैं, क्या तासुरात हैं, इसके लिए इस्तेमाल होती है। जी, वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन की किस्म है जिसके अंदर हम कई तरीके इख्तियार करते हैं। एक होता है कोहर्ट स्टडी, कि एक खास उम्र के सारे बच्चे ले लिए जिनकी तारीख पैदाइश एक साथ है। एक होता है पैनल स्टडी, कि हमने एक पैनल सिलेक्ट कर लिया और बार बार उससे पूछते रहे कि क्या हुआ। एक होता है ट्रेंड स्टडी, कि फिनोमिना एक है, मिसाल के तौर पर जामिया कराची की तालीमी सूरत हाल, हर साल की फर्स्ट ईयर से जाकर इंटरव्यू ले लें, ये है ट्रेंड स्टडी। 5 साल तक लेते रहिए, हर साल की फर्स्ट ईयर को आपको जामिया कराची की तालीमी सूरत हाल का पता चल जाएगा, ये ट्रेंड है। मैं तय कर लूं 5 टीचर्स और जिनसे हर साल जाके इंटरव्यू लूं, एक पैनल बना लिया। मैं तय कर लूं कोहर्ट, मैं तय करूंगा जिनका दाखिला 1995 में हुआ था, उनसे जानना चाहता हूं कोई भी चीज, तो मैं कई तरीके से ये काम कर सकता हूं। बाज दफा रिस्पोंडेंट सेम होता है,
बाज दफा इशू सेम रहता है, बाज दफा इशू सेम होता है, रिस्पॉन्डेंट बदल जाता है। ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज के अंदर सारे तरीके आते हैं, मैं लॉन्गिट्यूडनल में आऊंगा तो उसके सारे तरीके पढ़ा दूंगा कि वो, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल है, वो एक दफा क्रॉस सेक्शनल नहीं होगी, वो बिफोर एंड आफ्टर नहीं होगी। बिफोर एंड आफ्टर होती है जब हम कोई प्रोग्राम या कोई इंटरवेंशन प्लान करते हैं। जी, मिसाल के तौर पे कराची में ऑपरेशन से पहले लोगों की राय क्या थी और ऑपरेशन के बाद लोगों की राय क्या है, बिफोर एंड आफ्टर पता चल गया मुझे। अभी जर्मनी की आज खबर आई हुई है कि जर्मनी में जो लेफ्ट की पार्टी थी, जो नस्ल परस्त पार्टी थी, उसकी मकबूलियत बहुत कम हो गई है, 10% से नीचे चली गई है, जो 30 से प्लस हो गई थी। गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, निकालना शुरू कर दिया। तो जब निकालने से पहले जब वो ले रहे थे तो पब्लिक की राय में वो दाएं बाजू की, वो लेफ्ट हैंड जो पार्टी थी उनकी, दाएं बायां कहेंगे ना, बायां, दायां सीधा होगा, बायां उल्टा होगा, तो बाएं बाजू की पार्टी की मकबूलियत ज्यादा थी। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी इंट्रोड्यूस की, उन्होंने इमिग्रेंट्स को बाहर निकाला, पॉलिसी सख्त की, अब दोबारा सर्वे किया है तो वो 10% से नीचे चली गई। बिफोर एंड आफ्टर ने बताया कि एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस होने के नतीजे में लोगों के अंदर पॉलिटिकली चीजें आगे पीछे हो गई। जब हम कोई इंटरवेंशन करते हैं किसी प्रोग्राम की, मिसाल के तौर पर आप खाना अच्छा खिलाने के बाद क्लास शुरू करें और खराब खाना खिला के क्लास शुरू करें, आपका क्या ख्याल है, अच्छा कब सुनेंगे लोग? क्योंकि कोस भी रहे होंगे ना, साथ में जाग रहे होंगे, अच्छा खाना खाने का नींद आ रही होगी, क्योंकि अच्छा खाना आपने पेट भर के खाया होगा। मसला सारा ये होता है कौन सा वेरिएबल किस तरीके से असरअंदाज हो रहा होता है, इसको देखना पड़ता है। दिल तो कहता है कि अच्छा खाने का अच्छा सुनेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आपने अच्छा खिला दिया, अच्छा सुना नहीं सकते आप। अच्छा सुनाने के लिए बगैर खिलाए पिलाए सुना और बाद में खिलाए पिलाए तो अच्छा है। अगर ये चाय और समोसे पहले हो जाते तो आप लोग सारे उंग रहे होते। तो जागने के लिए जरूरी है कि आप भूखे पेट हो, ठीक है। तो अब मसला है कि हम किस वेरिएबल को, अगर मिसाल के तौर पर मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, अगर आप इसकी स्टडी प्लान करती तो आप अच्छे खाने को अच्छे सुनने के साथ जोड़ लेती, लेकिन अगर आपने 5-6 लिटरेचर रिव्यू किए होते तो शायद आप खाने को किसी और तरीके से जोड़ती सोने के साथ। ये फर्क पड़ता है लिटरेचर रिव्यू का, और हम में से हर फर्द के अंदर इस बात की थी। गूगल स्कॉलर है, गूगल स्कॉलर बहुत बड़े सोर्स है, गूगल नहीं, गूगल स्कॉलर। और रिसर्च आर्टिकल और रिसर्च जर्नल नेट पे तलाश कीजिए, अपना टॉपिक लिखिए, दुनिया में बेतहाशा आर्टिकल है, पढ़ना शुरू कर दें, किसी एक का प्रिंट आउट निकालें, कार्ड बनाएं, आप तय करें इस हफ्ते सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ना है। 10 हफ्तों के बाद आप बहुत आराम से अपना रिसर्च टॉपिक फॉर्मुलेट कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, अपने वेरिएबल्स के बारे में आपको दुरुस्त पता होगा, और जब दुरुस्त पता होगा तो दुरुस्त स्केल लेके खड़े हुए होंगे आप, इसको इस तरीके से नापा जा सकता है। दुरुस्त मालूम होना बहुत जरूरी है दुरुस्त मेजरमेंट के लिए। अंधेरे में हाथी कोई देखे तो क्या देखता है, चढ़ाने देखता है, पर देखता है, छोटी सी दुम देखता है, एक नलकी देखता है। जब तक आप विजिबल ना कर लें उस चीज को अपने सामने, रोश डे लाइट फैक्ट ना बन जाए आपके लिए पढ़ कर, तब तक आप उस पर सही काम नहीं कर सकते। जी, रिसर्च गूगल स्कॉलर पे है, बहुत कुछ है। नहीं तो आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो एलईजे की जो कंप्यूटर लाइब्रेरी है वहाँ का कार्ड बन जाता है, वहाँ दुनिया के बेताशा पेपर्स मौजूद है, हर चीज़ पे मौजूद है। आप किसी इनसाइडर की मदद ले लीजिए ना, आप सहूलतकार तलाश कीजिए, आप सहूलतकार तलाश कीजिए। मैं कुछ और कह रहा हूँ, आपके किसी जानने वाले की वो मेंबरशिप है, उससे आप मदद लीजिए, सहूलतकार तलाश, उससे कहिए कि रिसर्च निकाल के ले आए, प्रिंट आउट निकलवा। आखिर में आएगा। दुआ में क्या पढ़ना है, तो खाना खत्म होने के बाद पढ़ेंगे ना। खाने की दुआ तो खाना खत्म होने के बाद आएगी, पहले कैसे पढ़ा? बहुत थोड़ा सा टच करूंगा, मेरा टॉपिक नहीं है ये, बिल्कुल एक सेपरेट टॉपिक है। हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, ये एक सेपरेट टॉपिक है। व्हाट इज रिसर्च, ये एक सेपरेट टॉपिक है। रिसर्च पेपर लिखने के अंदर सारी चीजें आ जाती है जो आप कह रहे हैं, रिसर्च पढ़ने के अंदर ये बहुत तस्करा तो आ जाएगा इसका, लेकिन इसकी टेक्निक में हम जाएंगे तो उसके लिए फिर 3 क्लासें हो जाएंगी। जी, अगर आपने अपने कार्ड संभाल के रखे तो कोई भी आपको बिब्लियोग्राफी वेबियोग्राफी बना के दे देगा, कोई भी ये काम कर सकता है अगर अपने कार्ड संभाल के रखे। लेकिन वो नहीं रहे तो आप खुद भी नहीं बना सकते, आपको याद ही नहीं रहेगा आपने कहाँ से पढ़ा था और किस कॉपी में लिखा था और कौन से पेज पे लिखा था। फिर हर चीज के लिए सारी कॉपियां खोल रहे होंगे,
कार्ड्स के नतीजे में ये नहीं होता। देखिए एपीए टेक्स्ट, एपीए में किस तरह रेफरेंसिंग होती है, बुनियादी ज़रूरियात क्या है वो देख लीजिए, वो अपने पास ध्यान में रखें, जो रिसर्च पढ़े उसकी वो चीज़ें उठा के लिख लेनी अपने कार्ड के ऊपर। टॉपिक आपको पता है आपका क्या है, उसका रेफरेंस लिख लेना है आपने, उसके बाद अपने पॉइंट्स लिख लीजिए। आप जब भी डालेंगे वो आप उस अंदाज में डालेंगे किस तरह है जी। यानी आखिर में कंक्लूड नहीं होती रिसर्च, रिसर्च विद द पैसेज ऑफ टाइम कंक्लूड साथ साथ हो रही होती है। जो आखिर में जाके करेगा कंक्लूड तो नहीं कर सकेगा, उसको फिर 6 महीने और चाहिए। लोग फंसे होते हैं कई महीने तक, यार हमारी रेफरेंसिंग नहीं हो पा रही। इसलिए नहीं हो पा रही कि पहले दिन से हिसाब किताब नहीं रखा। अगर आपने सारे धागों को सही जगह बांधा होता तो सारी चीज़ें आराम से आप तक पहुंच जाती। हर धागा खुला हुआ था, एक दूसरे में उलझ गया, अब तलाश कीजिए कौन सा धागा कहाँ बना हुआ है। पहले दिन दुरुस्त जगह बांध दीजिए, जिस दिन चाहेंगे जो चीज़ चाहेंगे निकल आएगी। लेकिन अगर पहले दिन ऐसे ही छोड़ देंगे सारे धागे अपने हैं और पूरी टोकरी अपनी है, तो आखिर में कोई चीज़ अपनी नहीं रहेगी सिवाय गुत्थी सुलझाने की। जी कोई और सवाल? जी रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए चीज़ है, आपका कोई भी टॉपिक है, उसकी क्या निटी-ग्रिटीज़ है मुझे नहीं पता मैथ्स के लिहाज से, लेकिन आप उसे कॉन्सेप्चुलाइज तो करेंगे। उस टॉपिक में कुछ लिखा गया है, कुछ काम किया गया, उसको जानने की कोशिश करेंगे। क्या नया आप कर सकते हैं, क्या नई जहत दे सकते हैं, क्या नया अंदाज अख्तियार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हर रिसर्च की ज़रूरत है। आदमी अफ्रीका का हो या पाकिस्तान का, होंठ भी होते हैं, नाक भी होती है, कान भी होते हैं, बहुत मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से, लेकिन बुनियादी तौर पे क्वांटिटेटिवली सेम होते हैं। जी जी अभी तो 7-6 और है। रिसर्च डिज़ाइन की बात करें नहीं, मैं अभी स्टेप्स पढ़ा रहा हूँ। रिसर्च डिज़ाइन तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन उसको सिर्फ हम तस्करा करते हुए गुजर जाएंगे, इसलिए कि मैंने आपसे कहा ना कि हर किताब में मुख्तलिफ अंदाज में लिखा हुआ है। बाज़ लोगों ने सिर्फ इस टाइम सीरीज़ को अलहदा डिज़ाइन बनाया हुआ है, बाज़ लोग सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल लेके आगे निकल गए। टाइम सीरीज़ डिज़ाइन भी कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी कह सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल भी टाइम सीरीज़ का हिस्सा बन जाता है बाज़ जगह पे। हर किताब के अंदर मुख्तलिफ चीज़ लोगों ने लिखी है। आप किसी भी स्टोर चले जाएं, लोगों ने अपनी सॉर्टिंग डिफरेंट की हुई होती है, शेल्फ को डिफरेंट अंदाज में लगाया हुआ होता है। बाज़ लोगों की जो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट है सामने होते हैं, बाज़ के सबसे पीछे होते हैं। बाज़ का जो फ्रेश मीट होता है सामने होता है, बाज़ का पीछे होता है। बाज़ के बच्चों के आइटम पहले होते हैं, बाज़ के बाद में होते हैं। स्टोर में सब कुछ मिलता है। सेम विद द रिसर्च, क्या आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी रिसर्च डिज़ाइन में, लेकिन लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया। जी कोई सवाल यहाँ तक करना हो? टाइम खत्म हो गया। जी यहाँ तक कोई चीज़ आप लोगों ने पूछनी हो? आज आपको सिर्फ एक पेपर मिलेगा और मुझे पूरा यकीन है कि अब तक तो आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, सारे सुन लेना। तो कोशिश कीजिएगा इस पेज को समझ लें, ये पूरा रिसर्च का मैप है। जो मैंने मैप शुरू किया है, ये मुकम्मल नक्शा आपको मिल जाएगा। इसको अपने जहन में बिठा के ले आइए। इस नक्शे के अंदर ये भी मौजूद है कि किस एरिया के लिए कौन सा टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है, किस एरिया में कौन सा टॉपिक इंटरवीन करता है। अगर इस रिसर्च मैप को अपने जहन में बिठा लेंगे तो जब रिसर्च करेंगे तो आपको पता होगा किस वक्त कौन सी चीज़ कहाँ चाहिए। बाज़ ख़वातीन ने अपने घर की कैबिनेट पे ना, किचन की आइटम्स के नाम लिखे होते हैं जो कैबिनेट के अंदर रखे हुए होते हैं, ताकि उन्हें आसानी हो कि किस वक्त कौन सी चीज़ कहाँ से निकालनी है। तो ये मैप भी इसी तरह का है कि आपको बताते हैं किचन की कौन सी शेल्फ और कौन से कैबिनेट में आपकी कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। जी कोई सवाल? समझने की ज़रूरत भी नहीं आपको। देखिए वो टेक्निकल, वो सैम्पलिंग को एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना आप, तो मैं उसको समझाऊंगा आपको। अभी तो बहुत आसानी से आपको स्केल्स मिल जाते हैं, बहुत सारे तरीक़ेकार मिल जाते हैं कि आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। आप किसी टेंशन में क्यों पढ़ें? जी इसका तो मुझे भी नहीं पता, खालिद भाई आप बता दें। साइनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल में क्या फ़र्क है? जी एग्जैक्ट शायद मैं फ़र्क ना बता सकूं, लेकिन दोनों चीज़ें मुतरादिफ के तौर पे इस्तेमाल हो जाती हैं। जी
और कुछ सवाल? सैम्पलिंग के तरीके पढ़ लीजिएगा, जहन से निकल जाएंगे। ये टेक्निकल है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो जहन से निकल जाएंगे। बाकी चीज़ें देख के याद आ जाएंगी, सैम्पलिंग आप मिक्स कर देंगे। तो अपनी तकसीम को क्लियर रखिएगा, किस तरीके से चलना है, उस तरीके के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आपके जहन में ये 2 शाखें और इनकी 4 सब ब्रांचेज हमेशा के लिए मुस्तहकम हो जाएंगी। सैम्पलिंग देखें, लिख लें, और आपको वेबियोग्राफी अगर देनी है तो उसका पूरा एड्रेस लिखें वेबसाइट का। जी जी, अगर आपने वेब से लिया तो वेबियोग्राफी देंगे। जब आपने दिया उस वक्त था, आपने राइटर का नाम ठीक लिखा तो नेट सब निकाल लेता है। पहले था तब भी निकाल लेता, बाद में आएगा तब भी निकाल लेगा, कोई मसला नहीं। हाँ, आप सहूलत कार तलाश कीजिए, मैं कहता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं गुर्बत पर पढ़ना चाह रहा हूँ, ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट गुर्बत है। गुर्बत के असरात, मुमकिन है गुर्बत के सेहत पर असरात पड़ते हो, मुमकिन है गुर्बत के समाज पर असरात पड़ते हो, मुमकिन है गुर्बत के अखलाकियात पर असरात पड़ते हो, मुमकिन है गुर्बत के मज़हब पर असरात पड़ते हो। ये सारे असरात अलग अलग हैं। अब मैंने एक स्टडी पढ़ी जिसने गुर्बत को जोड़ा है मजहबियत से, कि लोग अपना दीन बेच देते हैं गुर्बत के अंदर। अगर मैं उसके पॉइंट्स लिखना शुरू कर दूँ तो मुझे पता है कि ये चीज़ मैंने यहाँ पढ़ी है। अब जब मैंने गुर्बत को रिलीजन से जोड़ा तो कुछ नए वेरिएबल्स मेरे सामने आ गए कि लोग दीन भी बेच सकते हैं गुर्बत के लिए। अगर मैं गुर्बत को माशरे से जोड़ता हूँ तो उसके लिहाज से चंद पॉइंट्स आ जाएंगे मेरे पास। अगर मैं गुर्बत को सेहत से जोड़ देता हूँ उसके भी चंद पॉइंट्स मेरे पास आ सकते हैं। ये जब मैं पॉइंट्स लिख रहा होता हूँ तो जो मुझे काम करना होता है उस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मुझे करना क्या है, इसके क्या नई चीज़ में तलाश करने जा रहा हूँ, किस तरीके से अपने वेरिएबल्स को जोड़ने जा रहा हूँ। उसमें जो अहम उसके पॉइंट्स हैं। मिसाल के तौर पे आपसे कोई कहे किसी तकरीर के नोट्स बनाएं, क्या करेंगे? वो चंद नुक्ते इस तरीके से लिखेंगे जब आप उनको पढ़ें तो तकरीर जहन में आ जाए। पॉइंट्स बनाने इसी को कहते हैं ना, कि उस तरतीब से उसके नुकात लिखेंगे जब आप वो पढ़ें तो आपके जहन में वो चीज़ आ जाए जो आपने पढ़ी थी या सुनी थी। तो उसके नोट्स भी इसी तरह बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे मेथोडोलॉजी क्या अख्तियार की आपके लिए बहुत अहम है, सैम्पलिंग टेक्निक क्या इस्तेमाल किया बहुत अहम है, वेरिएबल क्या रखा था बहुत अहम है, वेरिएबल को किस तरह रिलेट किया बहुत अहम है, दीगर कौन से कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए बहुत अहम है, रिजल्ट और फाइंडिंग क्या थी बहुत अहम है। बहुत सारी अहम चीज़ें हो सकती हैं। जी ठीक है जी। अब अगर इस हवाले को मैं अपनी किताब में लिखना चाहूँ तो और जबकि वो जो उन्होंने हवाला दिया वो किसी और किताब को दिया है। इसका जो जेन्युइन तरीका है कि आप उस असल किताब तक जाएंगे जहाँ पहली दफ़ा रेफरेंस आया था। पूरा मसला आपको असल सोर्स तक जाना पड़ेगा। जी, वैलिडिटी वही है कि आप असल सोर्स तक जाएं। लोग हमारे बहुत सारे काम कर देते हैं, लेकिन तरीका ये है कि जब पहली दफ़ा लिखा गया उसी को आप भी सोर्स बनाएंगे। बस इसलिए कह रहा हूँ कि आप जाके देखेंगे। जी, किसका बुक का? आपने कहाँ से कहा कि लाल मोहन ने ये कोट किया था? क्या पता, क्या मैंने तो कहा ही नहीं था ये। जब तक उसकी कोई वैलिड सोर्स ना हो, कहाँ छपा है, किस किताब में है, किस जगह है, उसकी ऑटोबायोग्राफी के अंदर है, उसके हवाले से किसी लिखी गई किताब में है, किस जगह मौजूद है? आपको पता है बहुत सारी कोटेशन कायदे-ए-आज़म की ऐसी आई होती है जो हदीस से लगता है कायदे-ए-आज़म ने कहा है, लोगों ने लिखा होता है कायदे-ए-आज़म सेड। रिसर्च में इस तरह की आयमाइशें नहीं चलती, आपको एग्जैक्ट सोर्स तक जाना पड़ता है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।